Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों, and welcome to Exam Dost. Welcome to the course on electrical machine. तो आज से यार इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और शुरुआत के लेक्चर्स जो होंगे हमारे एकदम बेसिक हम लोग कवर करेंगे मशीन्स का। तो शुरुआत थोड़ी सी स्लो करेंगे और ग्रेजुअली इस कोर्स के अंदर हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा आपको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स में टाइम लगेगा। एक बार क्या है ना, फ्लो आने लग जाता है मशीन्स के अंदर तो चीजें अच्छे से क्लियर भी होने लग जाती हैं और हमारे लिए फॉलो करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अच्छे से टाइम देंगे एकदम बेसिक्स को, ठीक है, अच्छे से टाइम देंगे बेसिक्स को एंड ग्रेजुअली वी विल पिकअप। आवाज बढ़ाओ। रोज भाई इसी आवाज की सेटिंग पे लेक्चर हो रहा है। गोविंद भाई रोज तो इसी पे लेक्चर ले रहा हूं मैं, रोज तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही भाई। अब बेमतलब के इशू लेकर के आ रहे हो, अपनी वॉइस रेज कर लो भाई अपनी डिवाइस के अंदर। सोमन भाई आप एक बार रीलोड करो, देखो जिस किसी को भी दिक्कत आ रहा है ब्लैक स्क्रीन का रिफ्रेश करो, आने लग जाएगा लेक्चर, बट आपको आपके एंड पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे यार, इस लेक्चर के अंदर ना इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, इस कोर्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे। तो इस कोर्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्या क्या इस कोर्स के अंदर होने वाला है, और फिर मटेरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कोर्स देखो मेरे अर्लियर कोर्सेज से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा नया होने वाला है, तो आप लोगों को काफी मजा आएगा। काफी एफर्ट डाल रहा हूं इस कोर्स के अंदर और कोशिश ये करूंगा कि आप लोग मशीन्स को ना सिर्फ समझो, आप एंजॉय भी करो, आपको फील भी आए, और ना सिर्फ आप एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ, बल्कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू भी देने जाते हो जहां पे मशीन्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू आर एबल टू डू वेल, ठीक है, आप अच्छा कर पाए। और देखो इस कोर्स के बाद आप हर एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, वेदर इट इज गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, एसएससी जेई, कोई स्टेट का एग्जाम है, आप हर तरह का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। वैसे तो देखो कल मैंने आप लोगों के लिए एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कवर किया था, तो यू मस्ट बी हैप्पी कि यार अब पूरा का पूरा एसएससी जेई का एग्जाम जो है दैट हैज बिकम ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। वहां पे मेंस का पेपर भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था। चल सभी लोग आ गए हैं ना, कैन वी स्टार्ट, जल्दी से बताओ, कैन वी स्टार्ट, जल्दी बोलिए। सभी लोग एकदम जोश में हैं इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, सभी लोग एकदम जोश में हैं, जल्दी बताइए। और भाई चैट में लिख दिया करो अगर किसी का ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, बच्चा रिफ्रेश कर लेगा। मशीन के अंदर बहुत सारे नए बच्चे आए हैं इसीलिए दे माइट नॉट नो इट। ओहो कौन सी चैट पिन हो गई है, जरा तुम्हारी चैट ही भागती जा रही है, फिर भाग गई। अरे रुक जाओ एक सेकंड। हाँ अब ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। फिर मैंने ये मैसेज भी पिन कर दिया है ताकि अगर कोई भी बच्चे को दिक्कत आती है तो दे कैन सी दिस मैसेज, आ जाओ। तो बिफोर वी स्टार्ट यार एक अच्छे कोट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू वर बॉर्न टू विन, बट टू बी विनर यू मस्ट प्ले टू विन, यू मस्ट प्रिपेयर टू विन एंड यू मस्ट एक्सपेक्ट टू विन। आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप लोग स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, जब आप पैदा हुए तो आपके साथ ना कोई ऐसा टैग एसोसिएटेड नहीं था, ना तो आप एक फेलियर थे, ना तो आप कम बुद्धि थे, ठीक है। तो ऐसा कोई आपके साथ टैग एसोसिएटेड नहीं था, आप पैदा ही जीतने के लिए हुए थे। लेकिन पता है क्या, कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते गए, थोड़े से अप्स एंड डाउन से हम लोग गुजरे, तो हम लोग ना सेल्फ डाउट पे चले गए। जैसे ही हमारी लाइफ में डाउन आया तो हमने मान लिया यार आगे तो हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो अगर आप सच में विनर बनना चाहते हो तो जीतने के हिसाब से ही प्लानिंग करो, जीतने के हिसाब से ही तैयारी करो,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीतने की एक्सपेक्टेशन रखो, खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन रखो कि यस यू कैन डू इट, खुद पे उतना सेल्फ बिलीफ रखो, खुद से एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ यार जीत जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे साथ कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि और लोग कर सकते हैं और आपके बस की नहीं है, आप भी कर सकते हैं बेटा। जस्ट आपकी प्लानिंग, प्रिपरेशन और सेल्फ बिलीफ, ये 3 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी तैयारी रेस्ट करती है। और देखो यार, सेल्फ डाउट हर किसी को होता है, आज की डेट में क्या मेरे को नहीं होता? अगर कोई बच्चा मेरे टीचिंग मेथड पे क्वेश्चन करेगा या कोई बच्चा ये बोलेगा कि अंकित सर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ आता, सेल्फ डाउट मुझे भी होता है, बट उससे बेटा मूव ऑन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डाउन्स आएंगे, लोज आएंगे आपकी लाइफ में, आप टेस्ट दोगे, हो सकता है मार्क्स ना आए, आपको डाउट होगा वेदर आई एम ऑन ट्रैक, क्या मेरी तैयारी सही चल रही है, लेकिन उस डाउट को मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। उस डाउट पे अगर अटके रह गए तो फिर बेटा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जो जर्नी है ना आपकी गेट तक की, ये जो जर्नी है, ये ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाली है बेटा, आपको जिंदगी जीना सिखाने वाली है। तो जब इतनी सारी चीजें चलेंगी तो कभी भी जिंदगी ऐसी नहीं होती कि हमेशा हाई चलती है, हमेशा लो चलती है। इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो। अगर एक चीज पे ट्रस्ट कर पाओ तो जरूर ट्रस्ट करना। मैंने आपके जैसे ना लाखों बच्चे देखे हैं जो आपके जैसी स्ट्रगल से गुजरे हैं और आज की डेट में एक अच्छे मुकाम पे हैं। जब हमारा स्ट्रगलिंग फेज चलता है ना, तो हमें कभी यकीन ही नहीं होता कि हम इस स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आ सकते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा लगता है ना? तो देखो यार, हमेशा एक पता है हिंदी में बहुत अच्छी कहावत होती है, जितनी काली रात होती है ना उतनी ही सुहानी सुबह होती है। या फिर ऐसा भी कहते हैं कि रात सबसे ज्यादा डार्क तब होती है ना जब जस्ट आपकी सुबह होने वाली होती है। बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट स्ट्रगल, दैट मींस योर डिजायर्ड रिजल्ट इज जस्ट अबाउट टू कम, यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन। समझ रहे हो बात को? तो जब आपको लगे ना यार सबसे ज्यादा इस समय लाइफ के अंदर स्ट्रगल चल रहा है, तो आप मंजिल के भी बहुत करीब हो, बस गिव अप मत करना। ऐसे ही बेटा ये मशीन का कोर्स होगा, मशीन का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं सिखाएगा, आपको जिंदगी के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाएगा। मैं आपको बताऊंगा मशीन के बहुत से प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? तो इस कोर्स के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हो सकता है मशीन का कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके क्वेश्चन आपसे ज्यादा ना बन पाए, बट पता है एंड में व्हाट विल मैटर इज वेदर यू गिव अप और यू कंटिन्यूड। इफ यू विल गिव अप देन नथिंग एल्स विल मैटर, वहीं खत्म हो जाती है जर्नी, ठीक है? ये जर्नी में बेटा आपको ना तो मुझसे जीतना है, इस जर्नी में ना तो आपको आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स से जीतना है, आपको खुद पे विजय हासिल करनी है, आपको खुद पे विक्ट्री जीतना है। तो अगर आप खुद पे विक्टोरियस हो जाते हो ना, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, अगर आप कंटिन्यू करते जाते हो नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस, तो मैं कह रहा हूं दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। देयर इज नो पावर इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो कि आपको रोक पाए, किसी के पास इतना पावर नहीं है, ठीक है? अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है जितना आपके ऊपर है बेटा। देखो, अपने सक्सेस के ऊपर भले ही ट्रस्ट ना हो, बट अपने हार्डवर्क के ऊपर तो ट्रस्ट कर ही सकते हो। देखो यार, मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं एक अच्छा टीचर किस सेंस में हूं कि मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं ना उतनी मेहनत कोई करेगा नहीं बच्चों के साथ। कल भी पता है मुझे एक बहुत अच्छे मतलब पुराने टीचर का मैसेज आया जो मेरे साथ पहले काम किए थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे हमारे। उन्होंने एक ही चीज बोला कि सर बहुत जल्द आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं आप एफर्ट कितना मारते हो। तो यार मुझे तो ना सबसे ज्यादा खुशी इसी बात पे होती है जब मुझे एफर्ट के मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग भी ये सोचो, एफर्ट में आपको टॉपर बनना है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट इज ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस दैट यू फॉलो। अगर आपको प्रोसेस में ट्रस्ट है ना, जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आपको स्ट्रैटेजी में ट्रस्ट है, तो बेटा उसे इतनी शिद्दत से फॉलो करो ना कि दुनिया आपको देख के डरने लग जाए, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको देखने के डरने लग जाएं कि ये बंदा इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है। दिलीप भाई मैसेज पिंड है कि प्लीज रिफ्रेश, प्लीज रिफ्रेश अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है?
बेटा देखो, जो लोग मशीन्स का कोर्स लिए हैं वो डाउट सेशन में मशीन के डाउट्स पूछ पाएंगे, मैं उस ग्रुप से सिर्फ मशीन के डाउट्स पिक करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर, तो देखो यार, कुछ इस तरह से मैंने टाइम डिवाइड किया है। अभी मैंने हर टॉपिक को बहुत मिनिमम टाइम में रखा है। जैसे ट्रांसफॉर्मर और बेसिक के 42 आवर्स, डीसी मशीन 32, सिंक्रोनस 38, इंडक्शन 30। जहां मुझे लगता है इसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ सकती है वो हो सकता है ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन के अंदर, क्योंकि डीसी और सिंक्रोनस के मैं मानता हूं हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स रखे हैं। हो सकता है ट्रांसफॉर्मर में थोड़े ज्यादा घंटे लग जाएं, इंडक्शन में थोड़े ज्यादा घंटे लग जाएं। अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी कभार यार एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा अपना एंड गोल क्या है, दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द मशीन प्रॉब्लम्स वेदर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। ठीक है, और बाकी इस कोर्स को आपके लिए एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे यार, कि आपका जुड़ाव हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, आपका इंटरेस्ट जागे इलेक्ट्रिकल के अंदर, आपका इंटरेस्ट जागे मशीन के अंदर। मेरा एम यहां पे ये होगा इस बार कि मैं बच्चों को आज तक के अपने लाइफ का बेस्ट मशीन्स का कोर्स प्रोवाइड करूं। ठीक है, नहीं ट्रांजिएंट एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं होता इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए। एसी ट्रांजिएंट एक बार को कह सकते हो, बट ट्रांजिएंट वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एक ही तो मात्र डीसी मशीन है, इसमें ट्रांजिएंट का काम नहीं आता। बाकी सारी एसी मशीन है। एसी ट्रांजिएंट भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक कॉन्सेप्ट में यूज होता है, विच इज इनरश करंट। ठीक है, इनरश करंट के अंदर एसी ट्रांजिएंट का यूज होता है। बाकी देखो, आपकी डोमिनेटिंग मशीन तो एसी है, 3 मशीन एसी है ना, तो एसी एनालिसिस आपको आना चाहिए, तभी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, नेटवर्क का एसी एनालिसिस। इंडक्शन मशीन एंड स्पेशल मशीन कर लो, लग रहा है मैंने सारा ही टोटल कर दिया है। स्पेशल मशीन भी था, मैंने जो है ना सीधा सीधा उसको इंडक्शन मशीन में ही काउंट कर दिया। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन और स्पेशल मशीन कब तक ओवर होगा कोर्स, देखो अभी जो मैंने बनाया है, आगे चलते हैं सारी बातें करेंगे। ठीक है, अभी देखो आप लोग ना सब्र रखो, इस सेशन के अंदर आपकी कोर्स से रिलेटेड सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और वैसे तो यार अगर आपने मशीन के फोल्डर में चेक किया होगा, सारे लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको इतना तक दिख जाएगा किस दिन सर क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं बताई गई है। जब तक बेसिक कवर होंगे कवर हो जाएगा। ठीक है, और क्या, बढ़िया बात है क्षितिज। देखो यार, हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले फर्स्ट 3 डेज मैं आपको ये कराने वाला हूं। फर्स्ट 3 डेज तो 6 लेक्चर और 12 आवर, आप कह सकते हो हम बेसिक्स पे काम करेंगे 12 घंटे। ठीक है, पहले मैं आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल सेटअप करूंगा, उसके बाद ही हम लोग मशीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, नेटवर्क एनालिसिस भी बाकी है, तो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट आए तो बेसिक आइडिया दे देना। नहीं, आई विल कंप्लीटली से नो टू दैट। अब ये तो है नहीं नेटवर्क के कॉन्सेप्ट, तो बेटा इतने किस किस का आइडिया दूंगा। कहीं केवीएल लग रहा है तो क्या पहले केवीएल सिखाऊं, कहीं नोडल यूज कर रहा हूं तो क्या पहले नोडल सिखाऊं, कहीं अगर इंपीडेंस का यूज कर रहा हूं तो क्या पहले ये बताऊं जे ओमेगा एल क्या होता है, 1/j ओमेगा सी क्या होता है। अगर एक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं VI cos phi, तो ये तो है नहीं एक्टिव पावर पढ़ाने लग जाऊं। कम से कम इस कोर्स में 30 से 40 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर। ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन है। ट्रांसफॉर्मर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन होने वाला है। सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं वो ट्रांसफॉर्मर से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पे आएंगे। ये टॉपिक आपको ये सिखाता है कि एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कैसे जाती है एनर्जी, या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे आती है एनर्जी, दैट इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। फिर आएंगे हम रोटेटिंग मशीन्स पे। इन 3 मशीन्स को कहते हैं बेटा रोटेटिंग मशीन, क्योंकि इनके अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है। रोटेटिंग पार्ट कौन सा होता है, रोटर होता है। ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं स्टैटिक मशीन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक मशीन, बिकॉज उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इन तीनों के अंदर रोटर होता है जो कि गोल घूमता है, तो दे आर सेड टू बी रोटेटिंग मशीन। तो रोटेटिंग मशीन पे जाने से पहले हमें क्या सीखना होगा, हाउ डज द एनर्जी ट्रेवल
फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है भाई, अभी आ रहा हूं बेटा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पहले फोकस करो लेक्चर पे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, आप लोगों की क्वेरीज भी लूंगा। पहले जो बातें मुझे बतानी है मुझे बता लेने दो भाई। अब देखो ट्रांसफार्मर में क्या क्या कवर करेंगे, कंस्ट्रक्शन कवर करेंगे अच्छे से कि ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ताकि अगर कहीं पे आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हो, कहीं पे आप कोई प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या कवर करते हैं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है। आफ्टर दैट वी गो आफ्टर इक्विवेलेंट सर्किट, अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था सीक्वेंशियल सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट पे जाएंगे, ट्रांसफार्मर का सर्किट समझेंगे कि सर्किट में कौन सा रेजिस्टेंस क्या सिग्निफाई करता है, कोई इंडक्टेंस क्या बताती है, तो हर चीज का सिग्निफिकेंस समझेंगे। फिर ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग पे जाएंगे, टेस्टिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, संपनर्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम लोग करेंगे, हॉपकिंसन टेस्ट, और ये जानेंगे ट्रांसफार्मर के पैरामीटर कैसे निकाले जाते हैं, जो सर्किट में आप आर और एल लगा रहे हो उनकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर लॉसेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेस आते हैं और कैसे उसकी एफिशिएंसी डिटरमाइन करते हो। देन वी विल गो आफ्टर वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन बेसिक से एकदम ट्रांसफार्मर में सीखेंगे, फिर बाय डिफॉल्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे सभी मशीन्स में। जहां भी आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है ना, माने जनरेटर्स, वहां वोल्टेज रेगुलेशन निकाली जा सकती है। फिर आएंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे भाई, थ्री फेज ट्रांसफार्मर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है, तो इस पे मैंने सफिशिएंट टाइम रखा है, मेरे ख्याल से इसके अंदर 10 या 12 घंटे मैंने थ्री फेज ट्रांसफार्मर को दिए हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, बहुत छोटा और बहुत इजी एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूंगा इस पूरे के अंदर ना सबसे इजी क्वेश्चन आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के लगेंगे। फिर पैरेलल ऑपरेशन पे आएंगे कि भाई जब ट्रांसफार्मर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हाउ द लोड विल गेट डिवाइडेड। ठीक है, और लास्टली करेंगे हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स देखो पहले गेट के अंदर आया करता था, अब नहीं आता है, बट इस पे थ्योरी क्वेश्चन इजीली किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन हार्मोनिक्स में बन सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में बन सकते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसके अंदर थ्योरी का ज्यादा स्कोप नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टॉपिक के अंदर थ्योरी का स्कोप है। ठीक है, और मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा इस कोर्स के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली कि एसएससी जेई की किताब से उठाऊंगा, यूपीपीसीएल की किताब से उठाऊंगा, मेरे पास सारी किताबें हैं, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सारी किताबें खरीद रखी हैं, हर पॉसिबल एग्जाम की बुक खरीद रखी है और सभी से मैं क्वेश्चंस पिक करता हूं ताकि बच्चों को एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे पाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही सोर्स से सारे क्वेश्चन उठा लिए कि वैरायटी बनी नहीं पाई है। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं सही बताऊं मुझे खुद भी नहीं पता होगा यार कि वो थ्योरी क्वेश्चन कहां से आया है, क्योंकि मैं सोर्स ट्रैक नहीं करता हूं, मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, जहां से जो क्वेश्चन अच्छा लगता है उठा लेता हूं। अब डीसी मशीन में भी स्टार्टिंग देखो कंस्ट्रक्शन से करेंगे। डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में काफी टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना बेटा, मेरा देखो पढ़ाने का पैटर्न क्या है, मैं हमेशा डीसी मशीन सिंक्रोनस और इंडक्शन से पहले पढ़ाता हूं। बहुत से टीचर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के बाद सीधे इंडक्शन में जाते हैं। मैं ऐसा पता है क्यों नहीं करता, क्योंकि जब मैं डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कवर करता हूं तो मैं कंस्ट्रक्शन को एक जेनेरिक वे में कवर करता हूं, जिसके बाद आपको सिंक्रोनस के कंस्ट्रक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको इंडक्शन के कंस्ट्रक्शन में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहां पे आप जो भी कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के सीखने वाले हो ना, वो अदर मशीन में भी आगे कैरी ओवर होंगे। तो होगा क्या ना, जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो मशीन बाय मशीन डिक्रीज होता जाएगा डीसी के बाद। सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन डीसी में करेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट आप यहां ही सीख लोगे, तो क्या होगा, सिंक्रोनस के अंदर कम कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा, इंडक्शन के अंदर बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इंडक्शन के अंदर जो नई चीजें हैं कंस्ट्रक्शन वाइज, जो डिफरेंट चीजें हैं, बस हम वो कवर करेंगे, जो कॉमन है वो तो डीसी में हो चुका होगा। समझ में आ रही है बात, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है डीसी सिंक्रोनस इंडक्शन के, वो मैं डीसी में ही करा दूंगा। फिर मुझे बाकी मशीन में कंस्ट्रक्शन किस बात की करानी पड़ेगी, कि वहां अलग क्या होता है, और अलग वाली चीजें कम होती हैं, तो मेरा टाइम वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें यार थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में समय लगता है। ठीक है, फिर ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशन पे जाते हैं, डीसी मशीन का पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है।
तो देखो डीसी मशीन के अंदर ना जितना न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है इन दो टॉपिक में कवर हो जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट, ईएमएफ टॉर्क इक्वेशन। अगर किसी को इतना न्यूमेरिकल आता है या इतने फॉर्मूले पता हैं तो डीसी मशीन का हर क्वेश्चन कर सकता है, हर एक क्वेश्चन कर सकता है। फिर जाएंगे लॉसेस एफिशिएंसी। देखो लॉसेस और एफिशिएंसी ऐसा है, हर मशीन के लिए निकालना जरूरी है, क्योंकि हर मशीन में हम ये जानना चाहते हैं कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसका कितना फ्रैक्शन आउटपुट में मिल जा रहा है। क्योंकि अगर मशीन देखो नुकसान ज्यादा कर रही है, लॉसेस ज्यादा कर रही है, तो दैट इज नॉट अ गुड मशीन। आइडियली हम ये चाहते हैं किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 90% से ज्यादा हो, यानी उसका ज्यादातर पावर इनपुट से आउटपुट पहुंचे। फिर हम बेटा स्पीड कंट्रोल की बात करेंगे कि कैसे डीसी मशीन का हम स्पीड वेरी कराते हैं एट अ डिजायर्ड लेवल। देखो भाई, आप बाइक चला रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कॉन्स्टेंटली आप बाइक चलाते रहो 60 के स्पीड पे, कभी ब्रेक भी लगाना पड़ेगा 40 के स्पीड पे, 20 पे भी आना पड़ेगा, और कभी हाईवे पे आप 100 पे भी जा सकते हो। तो यानी स्पीड तो कंट्रोल करनी पड़ती है, स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रखी जाती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। देखो जितनी भी रोटेटिंग मशीन है बेटा उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक कॉमन है। हर मशीन के अंदर अलग अलग ग्राफ बनाए जाते हैं ये जानने के लिए कि इस मशीन के पैरामीटर्स कैसे वेरी होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट डीसी मशीन से शुरू हो जाता है। और लास्ट में क्या कराऊंगा, एनर्जी कन्वर्जन। वैसे लास्ट में नहीं कराऊंगा, ये डीसी मशीन से पहले कराऊंगा। तो एनर्जी कन्वर्जन काफी मजा आएगा यहां पे, एक्चुअली आपको समझ आएगा कुछ ऐसे फंडे जिससे सारी रोटेटिंग मशीन्स काम करती हैं। और यार ये टॉपिक ऐसा है ना, ये मैक्सिमम टीचर स्किप कर देते हैं, बट डोंट यू वरी, ये मैं कराऊंगा क्योंकि गेट में ना भूले बिसरे आपके ये क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। भूले बिसरे ऐसा नहीं कह रहा हर साल इसका क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली थोड़ा कम पूछा जाता है, बट जब पूछा जाता है तो इससे बेहतर है कि भाई वहां जाके आप परेशान हो जाओ, आपसे बने ही ना, इससे बेहतर है कि तैयार कर लो। 1 या 2 लेक्चर का टॉपिक है ये टोटल में, ठीक है, 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम इसके अंदर लगते हैं, बट मजा भी आता है एंड एट द सेम टाइम सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। यहां तक आते आते ना आपका 50% मशीन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आएंगे सिंक्रोनस पे। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है मशीन के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के बाद। सिंक्रोनस के अंदर ना बेटा देखो चीजें टफ नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊं। सिंक्रोनस के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। जैसे देखो सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन से। बहुत बेसिक लेवल पे कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत इजी होता है। फिर हम जाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं रिलेट कराऊंगा किससे, ट्रांसफॉर्मर से। जो फॉर्मूला आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ के जाओगे ना वही फॉर्मूला आपका सिंक्रोनस में काम आएगा, बस थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। फिर हम जाएंगे बेटा इक्विवेलेंट सर्किट पे। किस पे जाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट पे, कि सिंक्रोनस का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स की, कि प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन एक जनरेटर की कैसे निकाली जाती है, जिसमें पोर्टियर ट्रायंगल मेथड हो जाता है, जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मेथड हो जाता है, एमएमएफ मेथड हो जाता है, वो बातें करेंगे। सिंक्रोनस इंपीडेंस की बात करेंगे भाई, कि ZS का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये ईएमएफ मेथड से आता है, इसके बारे में चर्चा होगी। पावर एंगल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि सिंक्रोनस मशीन की रियल और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर आ जाएंगे पैरेलल ऑपरेशन पे, कि भाई जनरेटर्स को पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, ये लोड कैसे शेयर करते हैं, क्या फॉर्मूले यहां पे यूज होते हैं। लॉसेस एफिशिएंसी, जैसा मैंने बताया हर मशीन के अंदर ये पढ़ना जरूरी है, सिंक्रोनस के अंदर भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली ना लॉसेस एफिशिएंसी 2 मशीन में बड़ा है, एक ट्रांसफॉर्मर एक इंडक्शन। डीसी और सिंक्रोनस में ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा वर्क आपको ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन में करना होगा। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हम सीखेंगे। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक और पैरेलल ऑपरेशन रिलेटेड है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक में भी यही देखते हैं, जब 2 जनरेटर पैरेलल में होते हैं हाउ डू दे शेयर द लोड। फिर सेलिएंट पोल मशीन के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग है, इसके क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। सेलिएंट पोल के 2 या 3 फॉर्मूले पे टिके हैं। सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैं जनरेटर मोटर ना साथ लेके चलूंगा,
जब सर्किट की बात करूंगा, केवीएल केसीएल की बात करूंगा, तो जनरेटर मोटर साथ में कवर करूंगा, ताकि फॉर्मूले आप बस जनरेटर के याद करो और आप उसको मोटर के अंदर भी अप्लाई कर पाओ। फिर कास्केडिंग, कास्केडिंग एक्चुअली इंडक्शन की बात करते हैं, जहां बात करते हैं सिंक्रोनस इंडक्शन साथ में जोड़ दिए तो क्या होगा। इंडक्शन देखो सबसे छोटा चैप्टर है इस कोर्स का। यहां पे आएगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड काफी हद तक आपका सिंक्रोनस के अंदर ही कवर कर दूंगा। फिर हम आएंगे इक्विवेलेंट सर्किट पे। इसके इक्विवेलेंट सर्किट के साथ ही एक टॉपिक पावर एंड एफिशिएंसी जुड़ा हुआ है। इसका पावर एंड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, कि इंडक्शन मोटर टॉर्क कितना पैदा करती है ये निकालते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑन एन इंडक्शन मोटर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा हुआ है। जो टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में होते हैं सेम टेस्ट आपके इंडक्शन में होते हैं। स्टार्टिंग पे आज तक गेट में 1 या 2 सवाल पूछे गए हैं, तो स्टार्टिंग वाला टॉपिक बहुत इजी है। यहां पे इंपॉर्टेंट है स्पीड कंट्रोल। देखो जहां भी मोटर की बात आती है, मोटर की स्पीड कंट्रोल करना जरूरी है, इसीलिए डीसी और इंडक्शन दोनों में ही ये स्पीड कंट्रोल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि भाई हमारी मोटर का ऑपरेशन स्टेबल है या नहीं है, ये कैसे जज किया जाए। और लास्ट में जाएंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और फिर आएगा स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन 1 या मैक्स 2 लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा। अब सर इसका हम क्या करें, ये जो लिस्ट आपने बताई है, चल रहा होगा ना ये दिमाग में, सर इस लिस्ट का क्या करें। ये लिस्ट जो है ना, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो या एक एक्सेल फाइल बना लो, उसमें लिस्ट डाल लो सारी, चैप्टर बाय चैप्टर। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, जब आप तैयारी कर रहे हैं, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो एक टॉपिक से बन सकता है। किसी भी चैप्टर से इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो जब भी आप प्रिपेयर करेंगे मशीन को, आप हमेशा ट्रैक रखेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बना पा रहे हैं और किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। मैं आप लोगों से जिंदगी में कभी ये दोबारा नहीं सुनना चाहता सर सिंक्रोनस टफ है। मैं ये सुनना चाहता हूं सिंक्रोनस में इनमें से कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है। कभी भी बेटा पूरा चैप्टर आपका वीकनेस नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको अब भी बता दूं, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूं, आप इस मशीन्स के कोर्स के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे बच्चे मशीन के 100% क्वेश्चन सॉल्व कर दें। कोई ना कोई टॉपिक आपको टफ लगेगा, लेकिन ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है, ताकि उस पर काम किया जा सके, उसको रिवाइज किया जा सके, उसको प्रैक्टिस किया जा सके। अगर आप ये सोचोगे ना सिंक्रोनस वीक है, पूरा सिंक्रोनस रिवाइज कर लूं, तो भाई हफ्ता भर सिंक्रोनस के अंदर निकाल दोगे। लेकिन अगर ये कहोगे सर सिंक्रोनस में ड्रूप में दिक्कत आ रही है, तो ये टॉपिक मात्र 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करके क्लियर हो जाएगा। तो सोचो एफर्ट कितना रिड्यूस हो जाता है। नोट्स के अंदर 2 या 4 पेज का टॉपिक होगा, 5 क्वेश्चन उस पर लगा लेंगे, हो गया रिवीजन, हो गई तैयारी। सिंपल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से भाई, ध्यान से एक बात याद रखिएगा बेटा, स्ट्रैटेजी ही बता रहा हूं अभिषेक भाई। अगर सीधा कंटेंट पे जंप कर जाऊंगा ना, तो कोर्स के बीच में जाकर के तुम पूछोगे कि सर ये कैसे करें वो कैसे करें। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा बेटा, आप जब भी कोर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि कोर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। एक एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चलिएगा। बात समझ में आ रही है। आप ये अप्रोच रखिए अपने कोर सब्जेक्ट्स के साथ। एटलीस्ट मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके अंदर आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि एक टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे उनको टैकल किया जाएगा। तो जब भी कभी टेस्ट देते हो, कोई टॉपिक का क्वेश्चन अटकता है, तो आपको तुरंत पता रहेगा ये किस कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है और आपको रिवाइज करना क्या है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो मशीन का थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। आईआईएससी बैंगलोर का देख लो। ठीक है, आईआईएससी बैंगलोर ने 2002, 8, 16 ये पेपर्स बनाए हैं। यहां पे देखो ट्रांसफॉर्मर 2 के अंदर 4 नंबर का आया था, 8 के अंदर 2 नंबर का आया था, 16 के अंदर 5 और 7 नंबर का आया था। तो अगर आप देखोगे आईआईएससी बैंगलोर का काफी फोकस रहा है ट्रांसफॉर्मर पे। मैं ये क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, क्योंकि पैटर्न जो है ना गेट का 2009 से चेंज हुआ था।
2008 तक ओल्ड पैटर्न पे पेपर होता था, 150 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। फिर एनर्जी कन्वर्जन देखिए, एनर्जी कन्वर्जन का देख रहे हो, एक सवाल आपका 2016 में पूछा गया है। ये टॉपिक बहुत इग्नोर टॉपिक होता है, बट जो अच्छे आईआईटीज और आईएससी होते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर बहुत टफ पेपर बनाता है, आईएससी बैंगलोर अच्छा पेपर बनाता है, वो लोग ऐसी जगहों से पेपर बना सकते हैं जो टॉपिक आप अक्सर स्किप करते हो। फिर डीसी मशीन, डीसी मशीन में भी देखो 3 से 4 नंबर का वेटेज इन्होंने रखा है। सिंक्रोनस देखो, सिंक्रोनस में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आप ये कह सकते हो एक आध 2 क्वेश्चन तो सिंक्रोनस से भी आएंगे। फिर इंडक्शन, इंडक्शन में 3 नंबर और 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन इंडक्शन का भी आएगा। तो आप ये मान के चलो बेटा, इनमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको कि आप ये कह दो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। मशीन्स की पता है यही खासियत होती है कि सारी मशीन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि सर इनमें से कौन सा चैप्टर मैं स्किप कर दूं, सर इसमें से कौन सी मशीन छोड़ देने से काम चल जाएगा, क्योंकि किसी भी ईयर के अंदर कोई भी मशीन डोमिनेट कर सकती है। और इवन ऐसा भी होता है कि सारी मशीन्स का वेटेज इक्वल आ जाए, हर मशीन बराबर मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो तैयार रहिएगा। और देखो स्पेशल मशीन आता नहीं है। बाकी आप मशीन का टोटल वेटेज देखेंगे बेटा, 12 से 14 नंबर का टोटल वेटेज इसका रहता है। तो आप ये तो मान के चलो एग्जाम में कि 12 नंबर आप लेके चलो, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, बट आप अपनी तरफ से ये मान के चलो कि 12 नंबर का मशीन आएगा। कम का आया ज्यादा का आया देखो वो तो अपने कंट्रोल में है नहीं, लेकिन 12 हम लोग एक एजम्पशन ले सकते हैं सेफ साइड पे। अब देखो यार पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है। अब 2017 में आईआईटी रुड़की ने बनाया था मशीन का सॉरी गेट का पेपर। तो आईआईटी रुड़की के अंदर देखो क्या था, यहां पे डीसी और सिंक्रोनस देखो ज्यादा डोमिनेट किए थे, देख रहे हो, डीसी और सिंक्रोनस पे ज्यादा दबाव था, आपका ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन कम नंबर का आया था। यहां भी देखो 12 नंबर और 14 नंबर इसका वेटेज रहा था। अब 2018 में गुवाहाटी ने बनाया, गुवाहाटी ने देखो सिंक्रोनस मशीन को एकदम लो कर दिया, करेक्ट। बाकी 3 मशीन अच्छा दे दिया इसने, इसने भी 11 नंबर का मशीन डाला भाई, इसने भी 11 नंबर का मशीन डाला। फिर आईआईटी मद्रास ने देखो, आईआईटी मद्रास ने इंडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया इस साल में कि भाई इस बार इंडक्शन पूछ लेते हैं बच्चों से, क्योंकि देखो डीसी सिंक्रोनस पूछा जा चुका था 17 में, 18 में बैलेंस वेटेज था, तो 19 में इन्होंने क्या किया, 19 में इंडक्शन सबसे ज्यादा पूछ लिया, बाकी के चैप्टर मोर और लेस बैलेंस थे। और यहां देखो 13 नंबर का मशीन पूछा गया 2019 के अंदर। 2020 के अंदर ज्यादा फोकस आया सिंक्रोनस पे, ठीक है, ज्यादा फोकस आया सिंक्रोनस पे, और ओवरऑल वेटेज कितना देखा गया, 11 नंबर का। 2021 की बात करें बेटा, 2021 में आईआईटी बॉम्बे जाना जाता है थोड़ा इजी पेपर बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने मशीन्स का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया। देखो यार अगर इलेक्ट्रिकल का पेपर इजी सेट करना है, सबसे इजी तरीका होता है कि कोर का वेटेज घटा दो। इलेक्ट्रिकल वाले नाच उठते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, उनसे नेटवर्क पूछ लो, उनसे कंट्रोल सिस्टम पूछ लो, मैथ्स करवा लो, एप्टी करवा लो, और क्या सिग्नल में भी थोड़ा तो रोते ही हैं, सिग्नल एनालॉग भी ज्यादा हो जाए। नेटवर्क कंट्रोल ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल का बच्चा बहुत खुश रहता है। अब ये देखो यार 2022 के अंदर आईआईटी खड़गपुर ने ट्रांसफॉर्मर ही उड़ा दिया, ऐसे मत समझो जैसे घर के पास उड़ जाता है, माने एज अ टॉपिक पूछा ही नहीं। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर लिया, इंडक्शन मशीन पे, ठीक है। और 2023 के अंदर देखो आईआईटी कानपुर ने सबसे ज्यादा फोकस इंडक्शन मशीन पे किया। तो आप ये देखो यार कि हर साल एक डिफरेंट मशीन पे फोकस रहता है आपका गेट के अंदर। कोई भी मशीन ऐसी हो सकती है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, जिस पे आईआईटी का ज्यादा फोकस हो, लेकिन कम से कम आप देखो हर साल में आईआईटी बॉम्बे को अगर छोड़ दिया जाए, कम से कम 10 नंबर का मशीन तो आया ही है, और ज्यादा का भी आ सकता है। मैक्सिमम मैं मानता हूं 14 मार्क्स तक जा सकता है, और मिनिमम 10 मार्क्स। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एवरेज आप मान के चलो 12, 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे, इतना वेटेज हो सकता है। बात क्लियर है। और देखो यार आईआईएससी बैंगलोर की खासियत क्या है कि एक अच्छा पेपर बनाते हैं, आईआईटी कानपुर जैसा नहीं, बट अच्छा पेपर बनाते हैं। अच्छे का मतलब होता है जिसमें ना स्टूडेंट को ऐसा फील हो कि भाई ये क्या ही बवाल कर दिया है एग्जाम के अंदर, और एट द सेम टाइम इतना हलवा पेपर भी ना आ जाए कि 90 मार्क्स के ऊपर ही सारे बच्चे आकर के बैठ जाए।
अच्छा पेपर बनाते माने जहां पे बच्चों को सेपरेट किया जा सके कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, किनकी तैयारी अच्छी है, और कौन आपका एक एवरेज स्टूडेंट है, उनको सेपरेट किया जा सके। ऐसा पेपर आपका आईआईएससी बेंगलोर बनाएगा। और ऐसा पेपर बनाने के लिए ना यार कोर का वेटेज ठीक ठाक रखा जाता है। अब ईएससी के अंदर भी बेटा इसका प्रीलिम्स का जो वेटेज होता है वो 30 to 32 मार्क्स का होता है। तो अच्छा वेटेज आपको प्रीलिम्स के अंदर मिलता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो आप ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 10 to 11% ऑफ टोटल पेपर। ईएससी प्रीलिम्स 300 नंबर का होता है ना, तो 10 से 11% ऑफ टोटल मार्क्स आपका मशीन्स को एलोकेट किया जाता है। ठीक है। अब भाई मशीन के पैरेलल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? देखो मेरे हिसाब से मैंने शेड्यूल जिस हिसाब से बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया कि मशीन के पैरेलल में सबसे अच्छा सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में मैंने देखा है सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट सफर करते हैं। ठीक है, बहुत इजीली कंट्रोल सिस्टम को बच्चे ग्रास्प कर पाते हैं, बहुत इजीली चीजों को तैयार कर पाते हैं। इसीलिए कंट्रोल सिस्टम एक आइडियल सब्जेक्ट हो जाता है मशीन के पैरेलल करना, क्योंकि यहां पे जो है ना आपका मॉडरेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम में काम चल जाएगा। यानी यहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे इट इज इजियर टू ग्रास्प, इसको समझना काफी इजी है। और दूसरी बात बेटा, ये एक हाई वेटेज का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के अंदर। ये मेरे बच्चों एक हाई वेटेज का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के अंदर। कितना वेटेज है सर इसका? इसका वेटेज बेटा 8 से 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आप इसको मशीन के साथ कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि 20 से 22 मार्क्स की तैयारी आप एक साथ कर रहे हो। और अगर आप 1 या 1.5 महीने में भी, 1.5 महीने के अंदर भी अगर आप 20 से 22 नंबर तैयार कर लिए तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यार देखो 100 मार्क्स की तैयारी करनी है, उसमें अगर आप 1.5 महीने के अंदर अंदर 22 मार्क्स की तैयारी कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा ना। बट जो बच्चे कंट्रोल कर चुके हैं वो क्या करें? अगर किसी को कंट्रोल ऑलरेडी आता है, तैयार है, वो क्या कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन हो सकता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम अगेन बेटा एक हाई वेटेज का सब्जेक्ट है, अगेन एक हाई वेटेज का सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम टाइम के अंदर कर सकते हो। यहां पे आपको ये फायदा है कि लेस टाइम मोर प्रॉब्लम्स मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मशीन के अंदर क्या होता है ना, मशीन के अंदर आप सेम एफिशिएंसी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा जो नेटवर्क में थी। ऐसा मत सोचिएगा कि नेटवर्क में अगर आप 1 घंटे में 10 सवाल बना ले रहे थे तो मशीन में भी 1 घंटे में 10 बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। मशीन में हर क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बाकी और क्या कर सकते हो बेटा? थर्ड ऑप्शन मैथ्स या फिर नेटवर्क एनालिसिस। वैसे तो मैं मानता हूं नेटवर्क आपका हो चुका होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ये कर सकते हो। ये चारों पांचों जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ना, ये सारे के सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिनमें एफर्ट कम लगता है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट मशीन के पैरेलल में उठाओ जिसका वेटेज भी हाई हो और जिसमें एफर्ट आपका कम लगे। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है यार अगर क्वेश्चन बन जा रहे हैं शिव नारायण, इसीलिए तो मल्टीपल ऑप्शन दे रहा हूं भाई। बात क्लियर हो गई भाई? कपिल, आपका भी डाउट आंसर हो गया। जिन बच्चों का नेटवर्क बचा है वो नेटवर्क पैरेलली कर सकते हैं, और जिन लोग का नेटवर्क हो चुका है वो और कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बट देखो अभी जैसे जुलाई एंड पे हम लोग आ गए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप हाई वेटेज सब्जेक्ट ही उठाइए। अब जैसे ऋतुराज कह रहे हैं सर मेजरमेंट कर लेंगे, अरे 2 नंबर 3 नंबर का आएगा, करके भी क्या फायदा? अभी बताओ, उससे आपका सिलेबस आगे नहीं बढ़ा ना, उससे आपकी वेटेज कवर नहीं हुई। हाँ, मैथ्स में अक्टूबर में कराने वाला हूं, तो अगर मेरे साथ करने वाले हो तो कंट्रोल सिस्टम ही करो जो बच्चे फुल बैच वाले हैं, और जो बच्चे सिर्फ मशीन कर रहे हैं उनके लिए मैंने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है,
अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मशीन के लिए? हिमांशु भाई तुम्हारा डाउट यहां आंसर होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मशीन्स के अंदर? अंदर देखिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ये बेटा मैं खुद कवर करूंगा, ये हम आज कवर करेंगे, तो ये आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कराने वाला हूं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड की आपको जरूरत पड़ती है, आपको फैराडे लॉ, लेंज लॉ की जरूरत पड़ती है, यानी इंडक्शन की। ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, मैं ही कराऊंगा ये भी आपको। ठीक है, तो आपको ईएमटी पहले नहीं पढ़ा हुआ है, चलेगा। फिर आ जाते हैं नेटवर्क एनालिसिस, जो कि मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस जो कि मैं मशीन के अंदर नहीं कराऊंगा। अब नेटवर्क के कौन कौन से टॉपिक की जरूरत पड़ती है? पहला होता है बेटा एसी एनालिसिस। सर एसी एनालिसिस में कहां तक? देखो, एसी एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? इंपीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस, ससेप्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, फेजर। ठीक है, और इसके बाद नोडल, मैश एंड पावर। पावर के अंदर रियल, रिएक्टिव, एपरेंट एंड कॉम्प्लेक्स, चारों तरह की पावर आपको आनी चाहिए। तो एसी सर्किट में पावर तक का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, इसके लेक्चर मैंने आपको मशीन के फोल्डर में ही प्रोवाइड कर दिए, लेक्चर 0 के नाम से। करेक्ट, मैंने उसका पीडीएफ भी दे दिया आपको और आपको लेक्चर्स भी दे दिए हैं। तो यहां पे 2 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने अब तक ये नहीं कवर किया है तो कब कवर कर लीजिएगा? संडे को कवर कर लेना। ठीक है, और नेटवर्क का तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है यहां पे वो है 3 फेज सर्किट। ठीक है, इसके भी मैं आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं। तो बेसिकली आपको जो बेसिक मशीन का प्री रिक्विजिट खुद से तैयार करना है वो एसी एनालिसिस है। एसी एनालिसिस अगर आप फुल कोर्स वाले बच्चे हो तो आप मेरे फुल कोर्स से, पेड कोर्स से कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मशीन के लिए मेरे साथ जुड़े हो तो आप प्लैनेट गेट पे जाके कर सकते हो। ठीक है, मेरा सिर्फ पावर सिस्टम और मशीन बचा है। पावर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं प्रशांत भाई, कर तो सकते हो अगर हैंडल कर पाओ। पीडीएफ नहीं अपलोडेड है, और अभी अगर मैंने दिखा दिया पीडीएफ अपलोडेड भाई, आदित्य भाई अगर अभी मैंने दिखा दिया पीडीएफ अपलोडेड, एसी का भी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में दीजिएगा। नहीं, पूरा नेटवर्क थोड़ी मशीन के साथ फ्री दे दूंगा भाई। कुछ चीज खुद से भी एफर्ट मार लो, ये सारा प्लैनेट गेट पे पढ़ाया हुआ है, जाओ 5-6 वीडियो देखो, हो जाएगा कवर। हाँ, कंट्रोल की जगह आप नेटवर्क कर लो भाई विक्रम। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मशीन्स के अंदर, कैसे आपको तैयारी करनी है। पहला काम तो जो करना है, लगेगा सर क्या लिख रहे हैं, बट यही काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ना लाइव लेक्चर देखिए डेली। फिर क्या कीजिए, फिर डाउनलोड, मैं बच्चों की तरह बता दे रहा हूं तुम्हें सारी बातें क्या क्या करना है। डाउनलोड पीडीएफ, फिर क्या करना है, रिवाइज पीडीएफ एंड मेक शॉर्ट नोट्स। रिवाइज
क्लास प्रॉब्लम इफ नीडेड, हर एक के लिए नहीं है, इफ नीडेड। अगर कोई बच्चा पीछे चल रहा है, थोड़ा कमजोर है, तो क्लास के क्वेश्चन रिवाइज कर लेगा। अटेम्प्ट डीपीपी, आप डीपीपी सॉल्व कीजिए। सॉल्व वर्कबुक एट एंड ऑफ अ टॉपिक, एट एंड ऑफ अ टॉपिक, एक टॉपिक खत्म होने पे वर्कबुक सॉल्व कीजिए। रिवाइज शॉर्ट नोट्स ऐसे लिख रहा हूं, ऑन सैटरडे, अटेम्प्ट टेस्ट ऑन संडे। ठीक है, इसके अलावा देखो, इफ पॉसिबल solve PYQ at end of a chapter, else solve PYQ during revision। PYQ बनाने तो हैं ही, या तो पहली बार में बना लो, नहीं तो रिवाइज करते हुए बना लो, नहीं तो डिवाइड कर लो कि 10 साल के अभी बना लिए, 10 साल के रिवीजन में बना लिए। आपके ऊपर है कि आपके पास समय कितना है। ठीक है, आपके पास समय कितना है, ये आपके ऊपर है, ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। पीडीएफ एप्लीकेशन से बाहर नहीं आते क्या? बिल्कुल आ जाते हैं, सिवाय वर्कबुक के हर पीडीएफ डाउनलोडेबल है। ठीक है, लाइव लेक्चर में वीडियो बैक नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। लाइव लेक्चर में करना भी नहीं चाहिए बैक, मेरे साथ चलो ना। लाइव लेक्चर में भी पीछे चलोगे तो कैसे चलेगा बताओ? सर जो जॉब करते हैं साथ में, उनके लिए बता दीजिए क्या मस्ट कर लें। वर्कबुक अभी के लिए छोड़ देना, डीपीपी कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, डीपीपी कहां प्रोवाइड करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्लास का पीडीएफ होगा ना, उसी के एंड में डीपीपी अटैच्ड होगा। आपको डीपीपी अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसके आखिरी के स्लाइड सारे के सारे डीपीपी ही होंगे। सर शॉर्ट नोट्स मार्क कीजिएगा। और मैंने क्यों लिखा है यहाँ शॉर्ट नोट्स, अगर मैं मार्क नहीं कराने वाला होता? तुम लोगों को तो पता है हर सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स मार्क कराता हूं। ठीक है, चल अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप लोग की कुछ क्वेरीज हैं बेटा, तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं क्वेरीज आंसर कर देता हूं, और फिर मैं आपके लिए टॉपिक डील करना स्टार्ट करता हूं। चलो एक एक करके आंसर करते जा रहा हूं आप लोगों की क्वेरी। जिन बच्चों ने रेज हैंड कर रखा है, सब लोगों से बात करते चल रहा हूं। खालिद भाई लग रहा है हैंड रेज करके भाग गए। देखो जो कोई हैंड रेज करके भाग गया है ना, फिर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बोलो भाई नीरज। गुड मॉर्निंग, बताओ। नहीं सर, वो शुरुआत में क्लास के टाइम पे सर रेज हैंड हो गया, सॉरी गलती से हो गया। चल ठीक। अच्छा चैट में मुझे बता लो मैं किसको एक्सेप्ट करूं, किसी को बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है तो। हैंड रिटन नोट्स बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको फुल नोट्स हैंड रिटन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पीडीएफ से भी काम हो जाएगा। बेटा पंकज, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का डाउट पहले ही आंसर कर दिया था कि मैं एसएससी जेई के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थ्योरी क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो एसएससी जेई या एई एग्जाम के अंदर काम आ जाएंगे। मशीन के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? पावर सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम यस मैं पढ़ाऊंगा। किस टॉपिक तक नेटवर्क कंप्लीट कर लें? घोंचू प्रसाद अभी बताया है। क्या बताया ये बताओ, नेटवर्क में क्या क्या चाहिए? प्लीज अच्छे क्वेश्चन कराना, नहीं गंदे गंदे वाले कराऊंगा। बताओ हैंड रिटन नोट्स बनाए, अभी तो बताया पीडीएफ से काम हो जाएगा। पर क्लास कितने टाइम की होगी? 2 घंटे की होगी। इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मशीन? नहीं भाई, टेलीग्राम ग्रुप है और वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है,
सर आप ब्लैक स्क्रीन यूज कर सकते हैं? नहीं। और बताओ, बोलो भाई शिव नारायण। गुड मॉर्निंग, बोलो। हाँ बोलो। सपोज कि मैं 5 सब्जेक्ट कंप्लीट किया सर, नेटवर्क, मैथ्स, कंट्रोल और ईएमटी और सिग्नल तो उसका क्या हम्म एनालॉग करो या एनालॉग करें या तो या स्पेशलाइज मेरे हिसाब से तो एप्टीट्यूड कर लो हाई वेटेज का, अगर वो निपटा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। एनालॉग वगैरह तो बाद में भी हो सकता है, कम ही वेटेज है उसका। ठीक है, कम वेटेज वालों को डी प्रायोरिटाइज करो ना, उन्हें लास्ट में करना। ये ऐसा टाइम है जब हाई वेटेज सब्जेक्ट पे फोकस करो। डिजिटल लिखे थे तो वो कर लेते थे। डिजिटल कर सकते हो यार वो, लेकिन है वो भी 4 या 5 नंबर का। अगर मेरे साथ ही तैयारी कर रहे हो तब तो डिजिटल कर लो, क्योंकि मैं एप्टी भी कराऊंगा, मैं मैथ्स भी कराऊंगा। ठीक है, तब तो डिजिटल कर लो। ठीक है। ठीक है। भाई क्लास का पीडीएफ ऐप से आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। निधि बेटा एक चीज बताओ, मैं जब पढ़ा ऐसे रहा हूं स्लाइड में, इसको मैं A4 में कैसे कन्वर्ट करूं बताओ? मैं कैसे इसको A4 में कन्वर्ट करूं? सोचने वाली बात है। आप एक पेज पे 4 स्लाइड प्रिंट करा लो, अपने आप नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे। वर्कबुक कहाँ मिलेगा बेटा? मशीन के फोल्डर में खोल के देखोगे वर्कबुक पड़ा होगा। और जो फुल कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए वर्कबुक का अलग फोल्डर बना हुआ है। एप्टीट्यूड लास्ट में रख सकते हो बेटा। बच्चे टू बच्चा है ना दिलीप, उसके 5 या 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, तो उस हिसाब से उसको गाइड कर रहा हूं। हैंड रेस का ऑप्शन यार एक हाथ बन के तो आता है ऐप के अंदर। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि वॉइस नहीं आ रही है। चलो फटाफट से बताओ, अगर और किसी को बात करनी, नहीं तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें भाई। चलो स्टार्ट करें। बना तो सकते ही हो यार, हैंड रिटन नोट्स, क्या दिक्कत है? बताया तो क्षितिज भाई, ये टॉपिक्स जिन लेक्चर्स में कवर कर लेना, किस लेक्चर तक का क्या मतलब है? अजीब बात कर रहे हो। वॉइस लो हो रही है, आशुतोष कह रहे हैं वॉइस लो हो रही है। जस्ट अ मिनट। रूपम कह रहे हैं सर एक्सेप्ट माय हैंड रेज, वॉइस क्लियर है ना? चलो मैंने फिर भी बैटरी चेंज कर दी है यार। अब तुम लोग बोल रहे हो लो हो रही है, हाई हो रही है, क्या करें? कुछ एक बच्चे हैं जिन पे ट्रस्ट करता हूं मैं कि वो लोग स्पैम नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा कोई बच्चा बोलता है तो माननी पड़ती है बात। बेटा इवनिंग में 4 घंटे दे नहीं पाऊंगा ना कशिश, कैसे भी बेटा। अगर मैं मशीन की क्लास इवनिंग में लगाता हूं, बताओ 4 घंटे का टाइम कैसे मिलेगा? शाम को अगर 5:30 या 6 से स्टार्ट करेंगे तो 10 10:30 तक तो क्लास ही चलती रहेगी। रूपम जी मैंने आपका हैंड रेज एक्सेप्ट किया, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। चलो फिर मैं स्टार्ट। हाँ आवाज आ रही है, बोलो फटाफट। सर मैं अनअटेंड
पढ़ रहा था आपके पास। हाँ हाँ मैंने आप और प्रीवियस ईयर के सारे लेक्चर देख रखे हैं, तो सर वहाँ से मुझे कुछ डाउट मिल रहे हैं, तो मैं आपके इस वाले क्लास में पूछ सकता हूँ। मैंने और आपसे पहले भी पूछा था, क्योंकि मैं यहाँ पे तो मैंने देखो, अगर जिस टॉपिक का आप डाउट पूछ रहे हो वही मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल पूछ लेना, वरना संडे को डाउट क्लियरिंग में पूछ लेना। ओके सर, वही पूछ रहा था कि एंड ऑफ मतलब जैसे आप अनअकैडमी करते थे ना, आप 1 घंटा आप डाउट के लिए पढ़ा देते थे, लास्ट में आप हाफ एन आवर पूछते थे, उसमें मैं पूछ सकता हूँ ना? डाउट क्लियरिंग सेशन होता था ना वो, तो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग संडे टू संडे होता है तो उसमें पूछ सकते हो। ओके, वो लास्ट में मैं कुछ भी आपकी आपकी मैं अभी मैं पैरेलल में सिग्नल पढ़ रहा हूँ, तो सिग्नल में 2-4 डाउट्स हुए हैं, तो वो मैं आपको थर्सडे संडे में लास्ट में पूछ सकता हूँ। लास्ट में क्यों, संडे का पूरा सेशन ही सिर्फ डाउट के लिए होता है भाई। और अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था सर, ये तो बस मैंने आपसे यही लिया है तो अभी तुम मशीन में जुड़े हो कि फुल बैच में? मशीन में। हाँ तो फिर मशीन के डाउट पूछ सकते हो बिल्कुल। वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं मेरे और आपसे अनअकैडमी में वो सिग्नल का भी पढ़ रहा था, तो मेरे वहाँ से कुछ डाउट तो सिग्नल के लिए मैंने ये सारे ग्रुप्स के ये सारे डाउट्स के लिए मैंने टेलीग्राम दे तो रखा है। चलो भाई आ जाओ, अब शुरू कर रहे हैं भाई। अब बाकी के हैंड रेज ना मैं टॉपिक के बाद ले लेता हूं, ठीक है? अब शुरू करते हैं, आ जाओ। तो देखो यार, आज का अपना पहला टॉपिक होगा ना इलेक्ट्रिकल मटेरियल। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल कराऊंगा और बहुत अच्छे से इसको करेंगे, बट ऐसा मत सोचना कि उतना इलेक्ट्रिकल मटेरियल करा दूंगा कि ईएससी के अंदर कवर हो जाए, ठीक है? उतना ही कराऊंगा जितना मशीन के लिए जानकारी चाहिए, क्योंकि आपको देखो मटेरियल की जरूरत क्यों है, मटेरियल हम क्यों कवर करें। कि जब मैं आपको कोई चीज बताऊं कि मान लो ट्रांसफॉर्मर बन रहा है सीआरजीओ स्टील से, तो क्यों सीआरजीओ स्टील का यूज हुआ, क्यों हमें इसे डेवलप करना पड़ा, क्या हमें एडवांटेजेस मिले, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी मटेरियल अगर मशीन में यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और कोई मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। दीपक भाई अदर स्टूडेंट से पूछ लो कि कहां पे आता है हैंड रेस का ऑप्शन, क्लास मत बर्बाद करो एक हैंड रेस के चक्कर में, ठीक है? एकदम ऐसा क्लास मत खराब कर दो भाई, ठीक है? नहीं तो बाकी बच्चों से पूछ लेना टेलीग्राम पे, बाकी बच्चों से पूछ लेना सोशल मीडिया पे कि भाई हैंड रेस कहां दिखता है, वो तुम्हें फोटो भेज देंगे। एक हाथ बन के आता है ऐप के अंदर, उतना मैंने देखा है हैंड रेस के लिए, ठीक है? बच्चों के स्क्रीनशॉट में देखा, चैट के ऊपर एक हैंड बना होता है, उस पर क्लिक करने से रेस हैंड हो जाता है। तो यार देखो, मटेरियल इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन नो विच मटेरियल टू यूज एंड विच मटेरियल नॉट टू यूज, ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब देखो, मशीन के अंदर 3 प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं। एक होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, एक होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, एक होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। ऐसा क्यों सर? देखो, कंडक्टिंग मटेरियल का पर्पस होता है मशीन के अंदर करंट कैरी करना। जैसे मशीन की वाइंडिंग हो गई, मशीन की कॉइल हो गई, ये सारी चीजों में आपका करंट आएगा। तो करंट के लिए आपको क्या चाहिए? कंडक्टिंग मटेरियल। अब जितनी भी मशीन्स है बेटा, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जब करंट बहता है तो करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके माध्यम से मशीन एनर्जी ट्रांसफर करती है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर भी देखोगे, ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी से सेकेंडरी एनर्जी ट्रांसफर करता है बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका डीसी मशीन या ये कह लो चलो जनरेटर, जनरेटर पावर लेके जाता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बाय मींस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मोटर पावर लेके जाती है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बाय मींस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी पावर या एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है तो बीच में मशीन्स में क्या यूज किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके दिमाग में आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं यूज करते? जब मैं एनर्जी कन्वर्जन पढ़ाऊंगा तब इस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों यूज नहीं किया। बट पॉइंट इज कि मशीन्स के अंदर कभी भी एनर्जी फ्लो के लिए मैग्नेटिज्म की जरूरत होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जिन मटेरियल्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? पूरे मटेरियल में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। फिर आता है भाई इंसुलेटिंग मटेरियल। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों चाहिए सर? यहां करंट बन गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब देखो, मशीन के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं कंडक्टिंग, एक होते हैं नॉन कंडक्टिंग। जैसे कि अगर ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर की जो आउटर बॉडी है आपकी, ट्रांसफॉर्मर की जो कवरिंग है आपकी,
वो कवरिंग बेटा नॉन कंडक्टिंग है। उस कवरिंग में अगर करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है, अगर उस कवरिंग में करंट फ्लो करने लग गया तो किसी को झटका लग सकता है। बात को ध्यान से सुनेंगे। आप ये सोचो यार, ट्रांसफॉर्मर रिपेयर करने गए, उसकी आउटर बॉडी में करंट फ्लो कर रहा था, जो भी टच करेगा लग गया शॉक। तो हम कभी ये नहीं चाहते कि मशीन के जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स हैं उसमें करंट आए। तो मशीन की जो कॉइल है उसके अंदर करंट जाए, बट मशीन के बाकी पार्ट्स के अंदर करंट ना जाए, उसके लिए कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स के बीच में इंसुलेशन देना जरूरी है। आप समझ गए? ट्रांसफॉर्मर की कॉइल और ट्रांसफॉर्मर की बॉडी, इनके बीच में किसी इंसुलेटर का होना जरूरी है, क्योंकि उसकी बॉडी भी मेटल से बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है। तो उसकी बॉडी भी अगर मेटल से बन रही है, मेटल में तो करंट फ्लो कर सकता है ना, बट हम ये नहीं चाहते कि उसकी आउटर बॉडी में कोई करंट फ्लो करे, कि कोई ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मर को रिपेयर करने गया और वो खुद ही रिपेयर हो गया, ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? इंसुलेटिंग मटेरियल कहां यूज होते हैं? ऐसे देखो, मशीन के अंदर कोर होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका काम करंट कैरी करने का नहीं है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैरी करने का है। तो जब आप एक मैग्नेटिक मटेरियल पे, जैसे मान लो आयरन है, आयरन पे अगर आप एक कॉपर की कॉइल लपेटते हो, तो कॉपर की कॉइल और आयरन के बीच में आपको इंसुलेशन देना पड़ेगा। और उस इंसुलेशन का पर्पस क्या है? कि कॉपर की कॉइल का कोई भी करंट आपका आयरन के अंदर ना जाने पाए। आयरन के अंदर उस कॉइल से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो जानी चाहिए, बट आयरन के अंदर करंट नहीं जाना चाहिए। इसके लिए बीच में क्या देंगे? बीच में आपको एक इंसुलेशन देंगे। तो इंसुलेशन भी बहुत जरूरी है करंट को रोकने के लिए। मशीन में करंट फ्लो करे, लेकिन वहां फ्लो करे जहां हम चाहते हैं, जहां हम नहीं चाहते वहां पे फ्लो ना करे। तो इस सेशन के अंदर मैं कंडक्टिंग मटेरियल पे बात करूंगा, अगले सेशन में मैग्नेटिक और इंसुलेटिंग पे। ठीक है भाई? अब आते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल। देखो, कंडक्टिंग मटेरियल बेटा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ना आपके हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स। क्या होते हैं? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स। अब ये हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा? ऑब्वियसली जिनका कंडक्टिविटी बहुत हाई होगा। कंडक्टिविटी तो समझते हो ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से मटेरियल हैं? मटेरियल्स हैविंग high conductivity, materials having high conductivity या फिर ये कह दो वेरी लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इनका पर्पस क्या है भाई? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल का मशीन के अंदर पर्पस क्या है? इनका पर्पस बेटा सबसे बड़ा ये है कि जो भी मशीन की वाइंडिंग होगी, जो भी मशीन के करंट कैरिंग पार्ट्स होंगे, वो किससे बनेंगे? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल से। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन of machine windings and also transmission lines। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बनाने के काम में भी आते हैं। यानी ये जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं, इनका एप्लीकेशन सिर्फ मशीन के अंदर नहीं है बेटा, इनका एप्लीकेशन पावर सिस्टम के अंदर भी है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पावर सिस्टम के अंदर भी है।
दीपक भाई मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, अब नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहां पे देखो जो मटेरियल होते हैं बेटा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होता है ना, सिग्मा से लिखते हैं ना, सिल्वर का होता है, इसके बाद गोल्ड का, देन कॉपर, और लास्ट में बेटा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब भाई देखो सिल्वर और गोल्ड की वाइंडिंग या ट्रांसमिशन लाइन तो बना नहीं सकते, नहीं तो तुम लोग इस क्लास में नहीं बैठे होते, तुम लोग टावर पे चढ़ के वायर ही खोल रहे होते कि आज वायर चोरी कर लेते हैं सोने की, इसको बेच आएंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की। तो ये दोनों इतने प्रेशियस मेटल्स होते हैं दैट वी कैन नॉट यूज देम टू कंस्ट्रक्ट द वाइंडिंग्स और टू कंस्ट्रक्ट द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, क्योंकि एक तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, इनका नेचर में क्वांटिटी बहुत कम है। तो हम दो मटेरियल को यूज करते हैं मेनली, कॉपर और एल्यूमिनियम। इस पे अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, इस पे अभी आगे चर्चा करेंगे, कॉपर के बारे में भी बात करेंगे और एल्यूमिनियम के बारे में भी बात की जाएगी। दूसरी तरह के मटेरियल होते हैं बेटा हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। ये मत कहना इन्हें इंसुलेटर कहना चाहिए, हाई है माने इतना भी हाई नहीं है कि इंसुलेटर के लेवल पे पहुंच जाए, थोड़ा हाई है। ये कौन से होते हैं आपके, एलॉयज। एलॉय तो जानते होगे ना, जब आप मल्टीपल मेटल्स को मर्ज करके कोई एक नया मटेरियल तैयार करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एन एलॉय। तो ये कहां पे यूज होते हैं बेटा, यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस ही डिजाइन करना है, एंड हीटिंग एलिमेंट, और क्या बनाने के लिए, एंड हीटिंग एलिमेंट, ठीक है भाई, हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में भी आते हैं। तो ये आपके एलॉयज होते हैं। बट सर एलॉयज बनाते क्यों हैं, ठीक है, एलॉयज बनाते क्यों हैं, देखो एलॉयज इसलिए बनाते हैं बेटा, इंग्लैंड के विक्टोरिया हाउस में सिल्वर की वायरिंग की गई है। ये सच बात है या नहीं, ये तो जब मैं विक्टोरिया हाउस विजिट करके आऊंगा तो उनका एक आधा कोई सॉकेट खोल के चेक कर लूंगा। बट तुम लोग या तो यार टिकट कराओ मेरी, सब लोग मिलकर के कॉन्ट्री करो, मेरी टिकट कराओ इंग्लैंड की, मैं चेक करके आता हूं, वहां से वीडियो बना के तुम्हें भेजूंगा। अभी एक मूवी आई थी ना, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी वरुण धवन की, बवाल, उसमें वो वर्ल्ड वॉर जर्मनी में जाके पढ़ाता है कि वर्ल्ड वॉर का जो भी टीचिंग है वो जर्मनी से पढ़ाऊंगा। तो मुझे भी तुम लोग विक्टोरिया हाउस भेज दो, मैं तुम्हें वहीं से सिल्वर की वायरिंग दिखाता हूं फिर। अब बाकी तुम लोगों के ऊपर है। अब देखो यार एलॉयज बनाते क्यों हैं, जैसे आप लोग कपड़े प्रेस करते होगे, आपके कपड़े कोई प्रेस करता होगा, तो बेटा वहां पे क्या होता है, जो उसका नीचे का एलिमेंट होता है उसे एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो जो नीचे का एलिमेंट होता है ना, जो कि हीट पैदा कर रहा है, वो एलॉय से बनाया जाता है। एलॉयज की खासियत क्या होती है कि दे कैन हैंडल मोर टेम्परेचर। एलॉयज जो है ना ज्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं आपके। और दूसरी बात क्या होती है, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी लेस होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब कि रेजिस्टेंस कितना टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। तो इनका लेस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने का यह मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी मच विद टेम्परेचर। मेटल्स के अंदर क्या होता है ना, टेम्परेचर बदलने के साथ बहुत तेजी से रेजिस्टेंस बदलता है आपका। टेम्परेचर बदलने के साथ आपका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन एलॉयज के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। ये इनकी खासियत होती है। तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन इसका यूज वहीं करोगे जहां ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत है। जैसे मान लो घर में हीटर है, अब हीटर की जो वायर है वो एक ऐसे मटेरियल से बनानी पड़ेगी ना जो ज्यादा एक तरह से हीट झेल पाए।
ऐसे गीजर है, गीजर के अंदर हमें ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा विच कैन हैंडल हायर टेम्परेचर, तो वहां पे आपके एलॉयज काम में आ जाते हैं। तो एलॉयज का डायरेक्ट एप्लीकेशन मशीन के अंदर नहीं होता है, बट हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। बात समझ में आई? बोलो। और कुछ एक एलॉयज के नाम तो सुन ही रखे होंगे, एल निको होता है, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। अब हाईली कंडक्टिव मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि मशीन के अंदर तो आप यही यूज करोगे ना, तो ये सब शॉर्ट नोट्स में नहीं डालना है बेटा, ये आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स मार्क नहीं करा रहा। मेरे सर पे क्या है ना, अगर एक भी स्लाइड निकल जाए बिना शॉर्ट नोट्स मार्क कराए तो खतरे की घंटी बज जाती है, बच्चा तुरंत बोले सर शॉर्ट नोट्स तो मार्क कराया नहीं। अगर हर स्लाइड में शॉर्ट नोट्स कराऊंगा तो शॉर्ट थोड़ी, वो लॉन्ग हो जाएंगे। एलॉयज में टेम्परेचर राइज करने पे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा ऑब्वियसली यार। जब भी आप टेम्परेचर रेज करते हो तो होता क्या है, आपके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, और दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन अब नमन मिश्रा ये बताओ, इस क्वेश्चन का कोई यहाँ पे सेंस था? नहीं था। तुम घुस गए केमिस्ट्री के अंदर जाकर के। ये शुरू की 2-3 क्लास इसीलिए मैंने स्लो रखा है सिलेबस, क्योंकि मुझे पता है ये सब जिज्ञासुक जो बच्चे हैं, है ना, जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, वो इधर उधर भागेंगे, उन्हें कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, पहली रिक्वायरमेंट होती है दैट कंडक्टिविटी मस्ट बी हाई। क्या होती है? हाई कंडक्टिविटी होना ही चाहिए, जब तो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल बोल रहे हैं। अब ये मत कहना सर लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एलॉय का होता है, मैं ऊपर लिखा हूं रिक्वायरमेंट। क्या लिखा हूं? रिक्वायरमेंट, यानी ऐसा मैं चाहता हूं। सर ये सेकंड रिक्वायरमेंट क्यों है, अब आप समझिएगा। देखो यार, मशीन की कोई भी कॉइल है, ध्यान से सुनिएगा, मशीन की कोई भी कॉइल है, जब वो करंट कैरी करेगी तो वो गर्म हो जाएगी, करेक्ट। अब गर्म होने पे अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लग गया तो वो आगे आगे और ज्यादा लॉसेस प्रोड्यूस करेगी, वो आगे आगे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि कॉइल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना बढ़े, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, देखो उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। मशीन में वाइंडिंग का, कोर का, हर चीज का टेम्परेचर तो इंक्रीज होना ही होना है, वी कैन नॉट अवॉइड इट। बट मैं ये चाहता हूं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ना बढ़े, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से मेरे लॉसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तीसरा होता है बेटा एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये क्या बला है सर? इसका ये फंडा है बेटा कि जब आप वायर को लपेटोगे तो वायर टूटनी नहीं चाहिए, तो कम से कम बेटा उसके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए दैट इट डज नॉट ब्रेक व्हाइल वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ कोर। अगर वायर बहुत कमजोर है और वो टूट गई तो नुकसान हो गया पैसे का, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ब्रिटलनेस, ये क्यों सर? ताकि बेटा आप मटेरियल को शेप दे पाओ। ब्रिटल कौन से मटेरियल होते हैं? ब्रिटल वो मटेरियल होते हैं जिन्हें ठोकने पीटने पे, शेप देने पे वो चटक जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल मेरा क्रैक हो जाए व्हेन आई एम गिविंग इट अ पर्टिकुलर शेप, इसीलिए ब्रिटलनेस आपका एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। रोलेबिलिटी एंड ड्रॉएबिलिटी, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यार भाई आप रोलर चला के उसे शीट में, आप उसे शीट के अंदर कन्वर्ट कर सके। ऐसा पता है कब करते हैं? ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है ये पतली पतली शीटों से बनता है, तो यानी उस पे रोलर चलाना पड़ता है। आगे चल के आज के सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, सीआरजीओ स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो वहां ग्रेन ओरिएंटेड और कोल्ड रोल्ड है, तो यानी उस पे ठंडी शीट पे रोलर चलाया जाता है, तो उसे बोलते हैं रोलेबिलिटी। और ड्रॉएबिलिटी का मतलब है आप इससे पतली पतली तारे बना पाए, आप इसको ड्रॉ कर पाए इन द फॉर्म ऑफ वायर।
ये मत कहना कॉपी पे ड्रॉ कर पाए, ड्रॉ करने का मतलब होता है वायर की फॉर्म में इसको निकालना, तो इससे वायर बन पाए। समझ रहे हो? जो मटेरियल आपके ड्रॉएबल नहीं होते ना, तो फिर वो वायर भी नहीं बना सकते। फिर अगला, रेजिस्टेंट टू करोजन। ये चीज कॉपर के अंदर बहुत होती है, आप लोगों ने देखा होगा। कॉपर की कोई पुरानी तार भी निकालोगे वो वैसे ही चमक रही होती है, करेक्ट। आप सिल्वर देख लो बेटा, सिल्वर कैसा होता है? सिल्वर काला पड़ने लगता है। गोल्ड देख लो, गोल्ड में भी थोड़ा बहुत कालापन आने लगता है, लेकिन कॉपर में नहीं होता। कॉपर की तार आप कितनी भी पुरानी निकाल के देखो, वो वैसे ही चमचमाती भी मिलेगी, वैसे ही शाइनिंग मिलेगी। ठीक है, गुड वेल्डेबिलिटी, गुड वेल्डेबिलिटी एंड सोल्डर एबिलिटी। समझ में आ रही है बात? आप उसकी वेल्डिंग कर पाओ, आप उसे सोल्डर कर पाओ, क्योंकि ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना। अब अगर मटेरियल ऐसा है कि सोल्डर करने पे खराब हो जा रहा है या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सोल्डरिंग करते वक्त भी क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो ना बेटा। तो अगर आप सोल्डर करते वक्त टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और उस समय पे हाई टेम्परेचर के कारण मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल गई, तो दैट इज अ ड्रॉबैक। लो रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट्स। जहां पे बेटा आप ज्वाइन करोगे, जैसे वायर्स को अगर आपने ज्वाइन किया या आपने दो शीट को ज्वाइन किया, तो मैं ये नहीं चाहता कि जहां ज्वाइंट बना रहे हो वहां रेजिस्टेंस हाई हो जाए। अक्सर ऐसा होता है, जहां पे हम ज्वाइनिंग करते हैं ना, चाहे सोल्डरिंग से करें चाहे वेल्डिंग से करें, उस पॉइंट पे हाई रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ज्वाइंट्स का रेजिस्टेंस भी लो रहना चाहिए। देखो सीधी सी बात है यार, हाईली कंडक्टिव मटेरियल कहां यूज हो रहा है? मशीन की वाइंडिंग बनाने में काम आ रहा है ना। तो हम कभी भी ये चीज नहीं चाहते कि या तो वो वायर की फॉर्म में ना आ पाए, ये भी हम नहीं चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते किसी कारण से भी उसका रेजिस्टेंस बढ़े। क्योंकि यार देखो, वाइंडिंग को तो करंट कैरी करना ही करना है। वाइंडिंग तो समझ रहे हो ना, कॉइल, कॉइल को तो करंट कैरी करना ही करना है मेरे बच्चों। तो अगर उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, देन इट विल लीड टू मोर हीट डिसिपेशन, इट विल लीड टू मोर लॉसेस। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी मटेरियल के अंदर ज्यादा लॉसेस आए, अदरवाइज मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जो मैंने आपको शुरू में ही आज बताया ना, मशीन के अंदर एक चीज हमेशा डिजायर्ड होती है कि आपको एफिशिएंसी 90% के ऊपर ले जानी है, दैट इज हाईली डिजायरेबल। तो लॉसेस जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो। इसीलिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली प्रॉपर्टी भी आई, और इसीलिए लो रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट वाली प्रॉपर्टी भी आई। विजय भाई देखो, ये तो कंस्ट्रक्शन पे है ना, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम है। अगर कॉपर और एल्यूमिनियम की तार सेम साइज की है, तो एल्यूमिनियम के लॉस ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। अगर सेम साइज की है, अब अगर साइजिंग बदल दोगे तो रो एल बाय ए से रेजिस्टेंस तो आप कितना भी सेट कर सकते हो। आप अगर एल्यूमिनियम का एरिया बहुत ज्यादा ले लो, तब आप ये भी कर सकते हो कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर से कम हो जाए। रो एल बाय ए के हिसाब से ना एरिया बढ़ाते जाओ, कभी ना कभी तो कॉपर से कम जाएगा ही। तो ऐसे स्टैंडर्ड जवाब देना कि लॉस किसका ज्यादा, कॉपर या एल्यूमिनियम, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां पे लॉसेस के लिए रेजिस्टेंस देखना होगा, और रेजिस्टेंस देखने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? एरिया, लेंथ, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक, चलो अब आते हैं यार कॉपर की तरफ। दिख रहा है कॉपर की कॉइल ऐसी तो दिखती है, अगर कभी घर में किसी स्पीकर वगैरह को खोला हो, किसी डिवाइस को खोला हो, उसके अंदर से कॉपर की तार ऐसी निकलती है। और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर के अंदर दिखा रखी है, देखो कॉपर की तार। ये एक मशीन के अंदर दिखा रखी है कॉपर की वाइंडिंग। तो इस तरह से कॉपर की वायर आप यूज करते हो। तो यहां पे क्या होता है बेटा, इसकी खासियत ये होती है, इट हैज, जस्ट अ मिनट, it has high electrical conductivity and is resistant to corrosion। ठीक है, जल्दी ये करोड नहीं होती है, जल्दी ये वायर खराब नहीं होती है ना। इस पे कोई ऐसा डिपॉजिट नहीं दिखने लगता है, वायर काली नहीं पड़ने लग जाती है,
क्योंकि करोजन से क्या होता है ना, वायर अगर कोई करोड होने लगे, कोई मटेरियल करोड होने लगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर इसकी और क्या खासियत होती है कॉपर की भाई? हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है जिसको कि आप पीट पीट के शीट बना सकते हो, और डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉएबिलिटी वाला ही, कि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इनमें जो इंसुलेशन यूज हुआ है क्या वो वेक्टोरल का है? मुझे बताओ, मैंने बताया इंसुलेशन अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन नहीं, फिर खुजली हुई। आओ अब वापस, तुम लोग ना बार बार भाग जाते हो, बात कॉपर की हो रही है, इन्हें डिस्कस करना है इसके अंदर के इंसुलेशन के बारे में। भाई ये इमेजेस मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई है कि कॉपर की तार कैसे दिखती है। मैं एक एक इमेज ये सोच के थोड़ी लगा रहा हूं कि इसके अंदर कौन सा इंसुलेशन है, कौन सा एलिमेंट है। यहां मेरा पर्पस आपको कॉपर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, मोस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन एम्प्लॉय कॉपर वाइंडिंग। पता है बच्चों के साथ यही होता है, जब बेसिक चल रहे होते हैं तब उन्हें आगे भागना होता है, बेसिक कवर नहीं करने होते। फिर जब आगे के कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं फिर कहते हैं बेसिक कमजोर है सर। अब बताओ दोनों चीजें कैसे करें? बेसिक पढ़ाओ तो बेसिक तुम्हें सीखना नहीं, और जब बेसिक निकल जाए तो फिर बेसिक हमें आता नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखिए हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर्स, hard drawn copper wires are used in winding, सर हार्ड ड्रॉन का क्या मतलब हुआ बेटा? हार्ड ड्रॉन का मतलब ये होता है कि वायर जब बना रहे हो तो आप एक ऐसे प्रोसेस से बना रहे हो जिससे कि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आप साथ साथ इंक्रीज कर रहे हो। यानी वायर को केमिकली ट्रीट करके ना उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपने शुरू में ही लिखा था कि वायर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऐसा हो कि वायर ना टूटे। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे बहुत पतली तार होती है, धागे जैसी होती है, फिर भी इसको तोड़ना मजाक नहीं है। ये धागे जैसी होकर के भी नहीं टूट पाती है कॉपर की तार। तो यानी एक पतली सी तार के अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ होती है दैट इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल। दैट इज द क्वालिटी दैट द कॉपर वायर हैज। और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट समझते हो ना? रेजिस्टेंस का जब वेरिएशन देखते हैं टेम्परेचर के साथ तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आता है अल्फा इक्वल टू 0.00393 पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहोगे अरे सर आप तो कह रहे थे हाई होता है मेटल का, ये तो बहुत छोटा है। बेटा इस वैल्यू को हाई माना जाता है, इतनी सी वैल्यू को हाई माना जाता है। तो लो किसे बोलते हैं? जहां 3 डेसिमल तक जीरो ही चलता रहे उसे लो बोलते हैं। 2 डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इस वैल्यू को हम हाई कहते हैं। आ रही है बात समझ में? इतनी सी वैल्यू हाई कहलाएगी, ये लो नहीं कहलाएगी। क्लियर है? और ये डेटा ना बहुत जगह यूज होता है, तो आप चाहे तो इस डेटा को नोट भी करके रख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। ये डेटा आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो, क्योंकि अदर एग्जाम के लिए भी बनाओगे ना। देखो अगर गेट के लिए बना रहे हो सिर्फ तो मत डालना थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के अंदर। अगर आप चाहते हो अदर एग्जाम्स भी क्रैक करना तो थ्योरी वाले पॉइंट्स भी लिखते चलना, वो काफी काम आएंगे। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड गोल्ड। हाँ, रिएक्ट ज्यादा कर सकता है, लेकिन कॉपर की वायर जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीजें प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट नहीं करती है, केमिकल से करती है। तो मैं कौन सा इसको जमीन के नीचे गाड़ रहा हूं, मैं मशीन के अंदर ही तो यूज कर रहा हूं। हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये हुआ हिमांशु कि यहां टेम्परेचर बढ़ाने से कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस रैपिडली। क्लियर हो गई बात? लेकिन पता है कॉपर के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है सर? कि भाई कॉपर नेचर के अंदर बहुत कम प्रेजेंट है। कॉपर जो है आपका नेचर के अंदर बहुत कम प्रेजेंट है, इसीलिए हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? एल्यूमिनियम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि कॉपर
is getting depleted. Copper is getting depleted. और इस कारण से नेचर में बहुत कम प्रेजेंट है. तो जो मटेरियल केपेबल है रिप्लेस करने के लिए कॉपर को, मतलब ये समझ लो अगर कॉपर धोनी है तो ये विराट कोहली है. केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग कॉपर इज एल्यूमिनियम. हम ये कह रहे हैं भाई कॉपर बूढ़ा हो गया है, अब रिटायरमेंट लेगा, तो अगला कप्तान चुनना है, तो अगला कप्तान किसको चुना जाएगा? एल्यूमिनियम को. लेकिन एल्यूमिनियम के साथ अपनी अलग परेशानियां है भाई, है ना. जैसे धोनी जैसा कोहली नहीं हो सकता, ऐसे ही कॉपर जैसा एल्यूमिनियम नहीं हो सकता. क्या परेशानी है सर इसके साथ? इसके साथ बेटा सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इसकी वायर बनाना बहुत टफ होता है. अगर आप सोचोगे ना धागे जैसी पतली वायर बना लो जैसे कॉपर में बना रहा था, नहीं बना पाओगे, इसकी वायर टूट जाएगी. इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है. ठीक है, इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होता. लेकिन एल्यूमिनियम की एक खासियत होती है कि इससे पतली पतली शीटें बनाई जा सकती हैं. आपने कभी कभी खाने में यूज किया होगा ना एल्यूमिनियम फॉइल. माना कि वो यार खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए कहते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में भी खाना नहीं बनाना चाहिए. अगर खाना बनाओ तो लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए. देखो तुम्हारे सर को कुकिंग का भी आइडिया है. तो एल्यूमिनियम से जो रिलीज होते हैं ना मटेरियल, जो एल्यूमिनियम रिलीज होता है खाने में, वो बहुत डेंजरस होता है. बट इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल कभी यूज नहीं करना चाहिए. बट एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा हो बहुत पतली सी होती है, ऐसे फाड़ो ऐसे फट जाती है. तो ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है कि उससे बहुत पतली लेयर, बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है. लेकिन एल्यूमिनियम से पतली पतली तारें नहीं बनाई जा सकती. बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम can be rolled into thin sheets but it cannot be drawn into thin wires. It cannot be drawn into thin wires. तो एल्यूमिनियम से आप पतली पतली शीटें तो बना सकते हो लेकिन पतली वायर नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा. ठीक है, इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा. देख रहे हो अब ये बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के ही मानेंगे पूरा. भाई मेरा केमिस्ट्री वीक था तो तुम गलत आदमी से केमिस्ट्री के सवाल पूछ रहे हो. खाली पीली जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना, एक तरफ तो बच्चे कहते हैं सर हैंड रिटन पढ़ाया करो. अब मैं हैंड रिटन पढ़ाता हूं तो इतने टाइम तुम्हें खुजली रहती है, कुछ तो पूछ ही लें. लेकिन आजकल तो फैन के वाइंडिंग एल्यूमिनियम जैसे बने होते हैं. वो कैसे? जबकि वो डक्टाइल नहीं है. मैंने ये कब बोला कि एल्यूमिनियम की तार नहीं बन सकती? एकदम पतली तार नहीं बन सकती. ठीक है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम की वायर जब भी बनाओगे, वायर का ही तो फोटो दिखा रखा है, वायर जब भी बनाओगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको थोड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं यहां पे कि if aluminium wire is to be used, it must have higher cross section area. पतली वायर नहीं बना सकते ना एकदम, थोड़ी मोटी तो बना सकते हो. जितनी मोटी बनाओगे उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगा. अब जैसे देखो यार, बाहर जो आपके टावर पे ट्रांसमिशन लाइन लटकी होती है, वो ट्रांसमिशन लाइन बनी तो एल्यूमिनियम की है, लेकिन वो जो वायर होती है वो काफी मोटी होती है, तो वो एल्यूमिनियम से बन जाती है. अगर आप एकदम पतली धागे जैसी एल्यूमिनियम की तार बनाना चाहोगे, नहीं बना पाओगे. बना भी ली तो लपेटते लपेटते वो टूट जाएगी. तो एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी लो नहीं है, एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम है उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ में,
कि जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे उतना कम आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ आएगा। कॉपर में पतली सी तार का भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। अब देखो यहां पे मैंने यही चीज आपको समझाने के लिए ना ये मशीन का एक डायग्राम दिखाया है कि ये देखो, जैसे मान लो ये आपका स्टेटर वाला पार्ट है, ठीक है, स्टेटर वाला पार्ट है, या इसको आप रोटर वाला पार्ट भी कह सकते हो, रोटर कह लो क्योंकि बीच में शाफ्ट के लिए जगह दिखा रखी है। ये मैंने आपको क्या दिखाया है, दिस इज रोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन या ऑफ अ रोटेटिंग मशीन। अब यहां पे क्या दिया जाता है बेटा, यहां पे जो है ना स्लॉट्स दिए जाते हैं। स्लॉट्स किस लिए दिए जाते हैं यार, देखो मान लो ऐसा आप एक रोटर ले लो, ठीक है, अब इस पे अगर वाइंडिंग लपेटने के लिए कह दिया जाए, जैसे मैं एक वायर अगर निकालूं, मेरे पास कोई वायर है क्या, कौन उलझ गया है ये बीच में, एक मिनट देना मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक एलईडी लाइट है, इसको वायर की तरह ही ट्रीट करो। अगर देखो भाई ये वायर मैं ऐसे लपेटने की कोशिश करूंगा, देखना ये वायर को अगर मैं ऐसे लपेटने की कोशिश करूंगा, ऐसा सिलेंड्रिकल रोटर होगा, तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार देख रहे हो, ये वायर आपकी ऐसे फिसल जा रही है, समझ रहे हो, ये वायर आपकी ऐसे फिसल जा रही है। तो ऐसे किसी भी सर्कल या किसी भी सिलेंडर पे आप वायर लपेट ही नहीं पाओगे, इट विल ऑलवेज फॉल डाउन। तो इसीलिए हम लोग ये स्लॉट बनाते हैं। अब आप विजुलाइज करो बेटा, इन स्लॉट्स के अंदर अगर मैं वायर को लपेटूंगा ऐसे इन स्लॉट्स के अंदर, तो आपको नहीं लगता ये टिकी रह जाएगी जब वायर ऐसे लपेटी जाएगी स्लॉट्स के बीच में? अगर आप स्लॉट्स के अंदर घुसा करके लपेटोगे तो आपकी वायर बहुत इजीली क्या रहेगी, वाउंड रहेगी, निकलेगी नहीं। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? बताओ मुझे फटाफट से, ये बात सबको क्लियर हो रही है कि वायर तब आपकी नहीं निकलने वाली, इट विल स्टे वाउंड, इसीलिए स्लॉट दिए जाते हैं। अब देखो स्लॉट थोड़े थोड़े गैप पे बनाए जाते हैं, तो ये जो स्लॉट्स के बीच का एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीथ। दो स्लॉट के बीच का जो उभरा हुआ पोर्शन है दैट इज टीथ, ठीक है। सब कुछ करवा लो तुम, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी रखा करिए, आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको बीच में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिएगा, इफ कॉपर वायर is replaced by aluminium wire, then aluminium wire must have higher cross sectional area, ठीक है। Therefore slots need to be redesigned and made wider। समझ रहे हो, स्लॉट्स आपको रीडिजाइन करने पड़ेंगे, मोटी तार का यूज करोगे तो स्लॉट आपको ज्यादा वाइडर लेने पड़ेंगे, ठीक है, स्लॉट आपको ज्यादा वाइडर लेने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो यानी जैसे जैसे आप कॉपर को रिप्लेस करोगे ना एल्यूमिनियम से, तो आपको मशीन का डिजाइन भी चेंज करना पड़ेगा एज इट इज।
सेम मशीन के पार्ट्स आप नहीं यूज कर पाओगे व्हेन यू आर रिप्लेसिंग एल्यूमिनियम कॉपर विद एल्यूमिनियम। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, चल अब देखो यार, अगर कॉपर और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन किया जाए, सुप्रीत बेटा अभी तो बताया था एल्यूमिनियम वायर पतली वायर नहीं बनाई जा सकती, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होना चाहिए। कहां भाई, कहां खोए हो? जस्ट पिछले पेज का लास्ट पॉइंट है, अगले पेज के पहले पॉइंट तक आते आते गायब। हाँ, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कॉपर से हाई होता है, ये डेटा मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। स्लॉट फॉर वेजेस, वेजेस से ना यहां पे आप क्लोज कर सकते हो, ये वाइंडिंग को वेज लगा के यहां पे आप वाइंडिंग को क्लोज कर सकते हो। क्लोज वाइंडिंग उसे बोलते हैं, आगे सीखोगे। ठीक है भाई, अब देखो भाई, कॉस्टिंग एल्यूमिनियम की कम पड़ती है कॉपर से। अगर आप कॉपर के सारे पैरामीटर को 1 मान रहे हो, माने रेफरेंस मान रहे हो, तो एल्यूमिनियम की कॉस्ट 0.49 है, माने एल्यूमिनियम की कॉस्ट कॉपर से 49% है। एल्यूमिनियम की कॉस्ट कॉपर से 49% है, बट उसका एरिया कितना आ रहा है? 1.62। सर ऐसा कैसे कैलकुलेशन हुआ एरिया का? बताता हूं। Assume 2 wires, one made of copper and other of aluminium, having same length, दोनों वायर का लेंथ सेम है, एंड सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी सेम है। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे हो गया? बताता हूं। ऐसा ऐसे हो गया कि देखो, आप बोल रहे हो कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के बराबर, जबकि मैंने बोला था एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बेटा ज्यादा होती है, बट रेजिस्टेंस तो बराबर ला ही सकते हैं। कैसे? उसका एरिया बढ़ा के। अगर एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी न्यूमरेटर ज्यादा है, तो आप डिनोमिनेटर में एरिया भी ज्यादा रख लीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे ना आपका रेजिस्टेंस बराबर आ सकता है। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज एरिया ऑफ कॉपर इनटू रो एल्यूमिनियम बाय रो कॉपर, और सिंस रो एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रो कॉपर, इसीलिए एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। क्योंकि ये वाला जो फैक्टर आएगा ना, रो एल बाय रो कॉपर, ये 1 से बड़ा आएगा। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पे आपका एरिया भी एल्यूमिनियम का ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ? 1.62। अब ये डायमीटर कितना आया? डायमीटर कितना आया? 1.27। ये कैसे हुआ बेटा? एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो अगर एरिया 1.62 टाइम्स हो रहा है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी 1.27। फिर से सुनिएगा, एरिया इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो अगर एरिया 1.62 टाइम्स हो रहा है, तो डायमीटर के लिए आप रूट लेंगे, यू विल गेट 1.27। वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप क्यूब के हिसाब से स्केल कर दो, तो 1.27 का जो क्यूब आएगा दैट विल बी 2.04। मैं कह रहा हूं बेसिकली डायमीटर का आप क्यूब कर दीजिए, यू विल गेट 2.04। वेट की अगर बात करें, वेट बेटा एल्यूमिनियम का कम होता है कॉपर से, क्योंकि इसकी मास डेंसिटी कम होती है। एल्यूमिनियम की तार ना हल्की होती है, इसी कारण से एल्यूमिनियम की जो वायर होती है बेटा, दैट कैन बी यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन टावर पे टांगी जाती है। तो टावर पे आप वही वैल्यू या वही वायर को टांगोगे जिसके अंदर वजन कम होता है, जिसके अंदर वजन कम होता है। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एल्यूमिनियम का यूज क्यों हुआ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम की कॉपर से कम होती है, ऑब्वियसली ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपकी एल्यूमिनियम की कॉपर से कम होती है। अभिषेक भाई, अगर कोई नोट्स में लिखनी रह जाए बात, तो आप क्लास के बाद पीडीएफ से लिख लेना। समझ रहे हो? अब सब बच्चे तो नोट्स नहीं बना रहे ना, अगर मैं नोट्स वाले बच्चों को लिए वेट करूंगा
तो बिना नोट्स वालों को परेशानी होगी, बिना नोट्स वालों के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो नोट्स वालों को परेशानी होगी। तो ये पीडीएफ तो मैं आपको देने ही वाला हूं, अगर एक आध लाइन लिखनी रह गई उसको बाद में कवर अप कर लेना, ठीक है। दिक्कत तो तब थी जब आपको वीडियो दोबारा खोलना पड़ता। बताओ मुझे ये बात समझ में आ गई कि कैसे हमने एल्यूमिनियम और कॉपर का कंपैरिजन किया है। अब देखो आप लोग एक डेटा और निकाल के लाए हो, मैं लिख देता हूं कि एल्यूमिनियम हैज, वैसे इस डेटा का मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा फिर भी लिख देता हूं, एल्यूमिनियम हैज हायर टेम्परेचर कोएफिशिएंट देन कॉपर। देखो भाई जहां कॉपर मिल सकता होता तो हम कभी एल्यूमिनियम के लिए जाते ही नहीं, सही बोलूं तो आप ये मत कहो कि एल्यूमिनियम तो कॉपर से खराब मटेरियल है। ये दुनिया जानती है कि एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले बेकार है, लेकिन क्या करें, एल्यूमिनियम ही अवेलेबल है, एल्यूमिनियम ही अवेलेबल है। अब जो अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना भाई, क्या कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल पे आ रहे हैं, विच इज द कार्बन मटेरियल, ठीक है, विच इज द कार्बन मटेरियल। अच्छा एल्यूमिनियम के एप्लीकेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा, एक काम और करते हैं, एल्यूमिनियम के ना एप्लीकेशन भी हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में पूछोगे ना सर एल्यूमिनियम अभी कहां पे काम में आता है। एक तो ये हो गया कि आगे चल के कॉपर को रिप्लेस करेगा, और कुछ कुछ जगह रिप्लेस करना स्टार्ट कर भी दिया है, क्योंकि अब कॉपर जो है ना ग्रेजुअली ग्रेजुअली जितना कम होता जाएगा बेटा उतना महंगा होता जाएगा कॉपर। जितना कम आपके पास कॉपर अवेलेबल होगा उतना ही महंगा होता जाएगा। कोई भी मटेरियल कोई भी मेटल महंगा इसीलिए होता है बिकॉज इट इज रेयरली प्रेजेंट। अब देखिए फॉर इंडक्शन मोटर, IM माने इंडक्शन मोटर ऑफ रेटिंग लेस देन 100 किलोवाट, aluminium can be used to design bars of squirrel cage rotor। स्क्विरल केज रोटर के बार बनाने के काम में आता है, ठीक है। स्क्विरल केज रोटर मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है इंडक्शन मोटर का, जब इंडक्शन पे पहुंचेंगे। वहां पे रॉड्स का यूज होता है, वायर का यूज नहीं होता, तो वो रॉड जो बनाते हो दैट कैन बी मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड टू मेक फॉइल टाइप वाइंडिंग, फॉइल टाइप वाइंडिंग, जैसे फॉइल होती है ना उस तरह की वाइंडिंग बना सकते हो। बेसिकली वहां पे करंट वायर में नहीं शीट में फ्लो करेगा, वहां पे करंट वायर में ना फ्लो करके किसमें फ्लो करेगा, शीट में। तो बेसिकली आप क्या करोगे, वायर लपेटने की जगह आप शीट पे लपेट दोगे। हाँ भाई परफॉर्मेंस पे फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है, परफॉर्मेंस पे फर्क तो पड़ेगा, यानी एल्यूमिनियम से जो परफॉर्मेंस मिलेगा मशीन का वो कॉपर के मुकाबले कम होगा। आशुतोष भाई कॉपर को रिसाइकिल कर सकते हो, लेकिन कितना रिसाइकिल करोगे बताओ। लोग बढ़ रहे हैं है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो और रिक्वायरमेंट आ रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि पॉपुलेशन आपका स्टैटिक हो गया है, समझ रहे हो। एक आदमी के पास एक घर होता था, आज की डेट में 4-4 घर भी खरीद रहा है। अब हर घर में नया ही पंखा लगाएगा कि पुराने वाला कहेगा रिसाइकिल करके मेरे नए घर में लगा दो, ठीक है। अगला एल्यूमिनियम, कह रहा हूं ना अभी इनको डाउट पूछने लायक टॉपिक मिल नहीं रहा है, बट डाउट पूछने हैं तो कुछ भी पूछना है। कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट टैंक ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। बच्चों की मानसिकता क्या रहती है कि डाउट तो पूछना ही। अब इस टॉपिक में ऐसा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा जिसपे कि टेक्निकल डाउट पूछा जा सके, तो रिसाइकलिंग से लेके एनीलिंग से लेके हर चीज पूछनी है। शुरू शुरू का नया नया जोश रहता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम से हम लोग टैंक क्यों बनाते हैं, टू रिड्यूस स्ट्रे लोड लॉसेस। अब ये मत पूछना स्ट्रे लोड लॉस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब सीरियस हो जाओगे सर कैसे पता होगा, अरे बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर में भाई,
मैं नहीं मान के चलता तुम्हें कुछ पता है, सारी चीजें मैं ही कराऊंगा सिवाय नेटवर्क के। नेटवर्क तुम्हें खुद करना होगा। तो स्ट्रे लोड लॉसेस कम करने के लिए काम में आते हैं। स्ट्रे लोड लॉस क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये टैंक बनाने के काम में आता है। फिर एल्यूमिनियम की खासियत एक और होती है बेटा, एल्यूमिनियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एल्यूमिनियम जो है ना बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है, रैपिडली, टू फॉर्म Al2O3 टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, जिससे कि आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। एल्यूमिनियम देखो एक बार तो ऑक्सीडाइज होगा, एक बार तो करोजन इसके अंदर आएगा, ऑक्सीडेशन से काला पड़ने लगेगा, लेकिन उसके बाद आगे और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा कि ऑक्सीडाइज होते 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 एल्यूमिनियम धीरे धीरे खत्म ही कर गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, पहले एक लेयर बन जाएगी और आगे वो लेयर उसी के कवच का काम करेगी, ठीक है। आगे वो लेयर उसी के कवच का काम करेगी। ये फायदा होता है अपने को एल्यूमिनियम में। जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं ना कॉपर तो सर करोड़ ही नहीं होता, सही बात है बेटा, कॉपर नहीं करोड़ होता, बट एल्यूमिनियम भी एक हद तक ही होता है, पूरा नहीं होता है। चलो लास्ट इलेक्ट्रिकल मटेरियल है आपका इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल। अब कार्बन मटेरियल क्या होता है? कार्बन मटेरियल होता है बेटा कार्बन से बनने वाला, कार्बन का ऐसा फॉर्म जो मशीन के अंदर यूज होता है। सिंक्रोनस खत्म होने तक आधे लोग गायब हो जाएंगे, दूर पहुंच गए भाई, ट्रांसफार्मर में ही हो जाएगी अटेंडेंस आधी। आओ, तो मटेरियल्स फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और अदर फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्यों लिखा है स्पेशली? आपको पता होगा बेटा ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है, राइट। जैसे कार्बन के दो फॉर्म बहुत फेमस हैं, एक ग्रेफाइट एक डायमंड। और खासियत क्या है कि ग्रेफाइट तो आपका कंडक्टिंग है और डायमंड आपका इंसुलेटिंग है ना। कार्बन में ग्रेफाइट आपका कंडक्टिंग है और फिर आपका जो बाकी डायमंड है वो इंसुलेटिंग है। भाई आउटर कवरिंग टैंक जो होता है, जो टैंक नहीं देखे होगे घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होता है, ग्रे कलर का उसका बॉक्स होता है, वो एल्यूमिनियम का होता है। आउटर कवरिंग इंसुलेटर की थोड़ी ना बनाते हैं, इंसुलेटर बीच में लगता है टैंक और वायर के। इंसुलेटर से आउटर कवरिंग काय की बनाओगे? क्या सीमेंट की बना दोगे कि खोले नहीं खुल रहा है उसका टैंक? बताओ। लेकिन देखो कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन अदर मेटल्स। कार्बन की जो कंडक्टिविटी होती है ना, अब इसे कॉपर मत पढ़ लेना, सी माने कार्बन होता है, Cu होता है कॉपर। तो कार्बन की कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है एंड देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड इन वाइंडिंग। वाइंडिंग के अंदर यूज नहीं करते, बट यूज टू मेक ब्रशेस। ब्रश दांत वाला नहीं, आजकल कहोगे सर कार्बन वाला ब्रश भी आ रहा है, चारकोल वाला। ब्रशेस इन अ रोटेटिंग मशीन। क्या होते हैं ब्रशेस आगे सीखेंगे अभी, है ना। अभी मटेरियल की बात कर रहे हैं, अगर बार बार डाइवर्ट होंगे इधर उधर तो फिर दिक्कत आएगी। तो ब्रश बनाने के काम में आता है एक रोटेटिंग मशीन के, ठीक है, ब्रश बनाने के काम में आता है। सोमन भाई, जो बच्चा लाइव नहीं आता हर कोई रिकॉर्डेड नहीं करता, हर किसी के पास रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती लक्ष्मण। ब्रश कार्बन इज ग्रेफाइटेड, ब्रश कार्बन इज ग्रेफाइटेड माने उसे केमिकल ट्रीट करके ग्रेफाइट की फॉर्म में लाया जाता है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? हीट ट्रीटेड। हीट ट्रीटेड माने गर्म किया जाएगा, है ना, टू इंक्रीज। जैसा ही मैं तुम्हारे दिमागों को जो है ना हीट ट्रीटमेंट दे रहा हूं जिससे तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऐसे ही यहां पे इसको गर्म करने से क्रिस्टल का साइज बढ़ता है और क्रिस्टल का जितना साइज बड़ा होगा उतना आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। जो क्रिस्टल जितना डेंस है ना,
इलेक्ट्रॉन उतनी ही मुश्किल पाते हैं फ्लो करने में, टकरा जाते हैं ना भाई, टकरा जाते हैं। इसीलिए जितना आप गर्म करोगे, जितना उसे फैला लोगे, उतना आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है भाई और फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कार्बन से ही क्यों बनाते हैं ब्रशेस, ये मैं आपको डीसी मशीन के अंदर लिखवाऊंगा भी कि कार्बन से ही क्यों बनाते हैं। देखो कार्बन के अंदर दो तीन चीजें होती हैं, एक तो ये जितना घिसता है ना ये उतना चिकना होता जाता है। ठीक है, चिकना होने से क्या होता है कि जब ये रगड़ेगा मशीन के रोटर पे तो ये फ्रिक्शन कम ऑफर करेगा। अगर आप ब्रश बना रहे होते कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का, जब वो मशीन के शाफ्ट पे रगड़ता, घिसता, तो बेटा वहां चिंगारी पैदा होती, वहां स्पार्किंग पैदा होती। कॉपर का सरफेस बहुत चिकना होता है, बहुत कम फ्रिक्शन होता है, तो जब ये शाफ्ट पे रगड़ाता है, जब ये घिसता है, तो ये बहुत कम फ्रिक्शन आपको ऑफर करता है। दूसरा क्या होता है कि कॉपर का ना, सॉरी कॉपर कह रहा हूं, कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। कार्बन हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट that is as temperature increases resistance decreases। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ना इसका रेजिस्टेंस घटता है। हाँ, इसके अंदर ल्यूब्रिकेशन अच्छा होता है और इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है। आजकल तो सर ब्रशलेस डीसी मोटर आ रहे हैं, पहले भी आते BLDC मोटर बोलते हैं ब्रशलेस। तुमने लग रहा है पंखे की ऐड देख लिया, एक पंखे में वो बोलता है ब्रशलेस डीसी मोटर है भाई, वही ऐड देख के बता रहे हो ना। थोड़ा बहुत टीवी तो हम भी देखते हैं, ऐसी थोड़ी है कि तुम टीवी देख रहे हो हम नहीं देख रहे हैं, हम भी देखते हैं भाई। क्लियर हुआ? कार्बन ब्रश घिसने पे कम्यूटेटर को पॉलिश करता है, कह लो जिसमें तुम्हारा मन लगे, जो चीज अच्छी लगे। तो आज का सेशन यार यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन के लिए मिलेंगे 8:30 बजे। ठीक है, वहां मैग्नेटिक मटेरियल से मैं चालू करूंगा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल और उसके बाद इंसुलेटर। और अगले सेशन में हो सके कृपा करके तो फालतू डाउट, फर्जी डाउट थोड़े कम कर लेना, ताकि ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाए। अगर डे 1 से बैकलॉग लगाने लगोगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक कंसेप्चुअल है, इसमें तो कुछ कंसेप्ट थे नहीं खास, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल कंसेप्चुअल होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक समझने वाली चीजें होती हैं। तो वहां पे अगर फालतू डाउट नहीं लाओगे तो समझ भी पाओगे, सीख भी पाओगे। अगर ऐसे इधर उधर के केमिस्ट्री के डाउट लेके आओगे या फिर बर्तन की दुकान के बारे में आप पूछोगे कि कैसे बर्तन की दुकान लगानी है, एल्यूमिनियम के बर्तन आपको यूज करने नहीं करने, ये सब चीजों में अगर फंसोगे तो भाई टाइम ही वेस्ट होगा। मेरा क्या है, मैं तो मशीन जो है कंप्लीट कर ही दूंगा, बट ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हारी तैयारी कम होगी ना। पीडीएफ बेटा सेकंड क्लास के बाद अवेलेबल होता है, दोनों पीडीएफ एक साथ अपलोड करता हूँ, टाइम लगता है अपलोडिंग में। ठीक है, चलो भाई बीच में मैं भी क्या थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेता हूँ तो मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, बीच में पीडीएफ अपलोड करूंगा तो मेरा ब्रेक तो ऐसे ही निकल जाएगा। हीट ट्रीटिंग का मतलब होता है बेटा किसी मटेरियल को गर्म करना। गर्म करने से हमेशा क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, यानी मटेरियल का साइज बढ़ता है। अगर मटेरियल के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, उसके अंदर खाली स्पेस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से उसके अंदर फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लास्ट ईयर का नोट्स तो रेफर कर ही सकते हो। इस बार लेक्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी तो मोर और लेस सेम ही होती है। सेकंड पॉइंट बता दूं बेटा, हमने ये बोला कार्बन का जो कंडक्टिविटी है बाकी के मेटल से कम है, यानी कॉपर एल्यूमिनियम से कम होता है, इसीलिए इससे वाइंडिंग के बारे में तो चर्चा ही नहीं होती, सिर्फ ब्रशेस बनाने के काम में आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास भी 2 घंटे की। हाँ, फर्स्ट लेक्चर का तो पूरा हो गया ना, देखो पीपीटी कहाँ बचा है कोई स्लाइड, तो फर्स्ट लेक्चर में तो ऑन ट्रैक है, लेकिन सेकंड में कंटेंट ज्यादा है, तो वहां अगर फालतू बातें कम करेंगे तो वहां भी ऑन ट्रैक ही रहेंगे। चलो फिर 8:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।